गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में इस बार बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, जैसा आप लोगों को मैंने पिछले वाले पार्ट में भी कहा था। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है इसी चैनल पर। जिसने नहीं देखा हो वो पार्ट 1 को जाकर के पहले जरूर देख लें, जहां पे हम लोगों ने मीटिंग्स वाले चैप्टर तक, यानी लगभग आप माने कि सेक्शन 122 तक का जो एक पोर्शन है वहां तक के सारे अमेंडमेंट्स को कवर कर लिया है। और नाउ अभी हम बात करने वाले हैं रिमेनिंग, यानी कि 123 से लगा करके 148 वाले सेक्शंस तक क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं उन सब पर, यानी डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिट वाले चैप्टर में क्या कुछ चेंजेस है, क्या कुछ अमेंडमेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी है, उन सब पर बात करने वाले हैं। चलिए तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि क्या कुछ हम लोग को पढ़ना है यहाँ से। तो यहाँ पे ये रहे हमारे नए अमेंडमेंट्स, यानी कि पार्ट 2 के अमेंडमेंट नोट्स आप लोगों के सामने हैं। आइए फटाफट से बात शुरू कर दें। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सेक्शन नंबर 124 अनपेड डिविडेंड में एक बहुत छोटा सा चेंज है। आप लोग देखें यहाँ पे 124(7) बात करता है पनिशमेंट गिव कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। पनिशमेंट वहां पे डिसाइडेड था मिनिमम 5 लाख से लगा करके मैक्सिमम था 25 लाख का। और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके लिए पनिशमेंट था मिनिमम 1 लाख से लगा करके मैक्सिमम 5 लाख तक का पेनल्टी उसका केस में भी था। नाउ अमेंड कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है, इफ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, अनपेड डिविडेंड की अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, सच कंपनी शेल बी लायबल टू अ पेनल्टी 1 लाख रुपीस का पेनल्टी सीधा कर दिया गया। पहले था मिनिमम 5 से मैक्स 25, डायरेक्ट पेनल्टी तो 1 लाख की हो गई। और अगर गलती चालू रहती है, फर्दर पेनल्टी है 500 रुपीज पर डे के हिसाब से वो चालू रहेगी आफ्टर फर्स्ट मिस्टेक, फर्स्ट फेलियर। और मैक्सिमम इसका जो है वो जाकर के 10 लाख रुपीज तक जाएगा। ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो कंपनी के लिए ये यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया गया, चेंज हो गया। सेम ऑफिसर के लिए पहले जो मिनिमम 1 लाख से 5 लाख था उसको चेंज करके मिनिमम अब एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी जो डिफॉल्ट में है पेनल्टी डायरेक्ट 25,000 की। और कंटिन्यू फेलियर के केस में यहाँ पे भी पर डे 100 से लगा करके मैक्सिमम 2 लाख रुपीज कर दिया गया। आफ्टर फर्स्ट डिफॉल्ट, फर्स्ट फेलियर्स के बाद से 100 रुपया पर डे के हिसाब से लगा करके मैक्स से मैक्स 2 लाख रुपए तक हो सकता है। पर डे 2 लाख नहीं, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, पर डे 100 रुपया है, जिसका पेनल्टी जो है वो मैक्स 2 लाख रुपए तक का हो सकता है। ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये एक चेंज जो है वो पेनल्टी जैसा काफी सारे चेंजेस पेनल्टी में है, तो 124 सबसेक्शन 7 में ये चेंज किया गया है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़े चेंजेस जो हैं, सबसे ज्यादा चेंजेस जो हैं वो हमारे अकाउंट्स वाले चैप्टर में है, यानी 128 से लगा करके 138 तक का जो हमारा पूरा चैप्टर है उसमें कुछ सेक्शंस के अंदर काफी चेंजेस हैं। आइए कुछ सिंपल चेंजेस पहले पढ़ते हैं। देखिएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट का हमारा सेक्शन 128(6) पेनल्टी की बात करता है। पुरानी पेनल्टी हमारी ये रही, इन केस ऑफ अपर मेंशन पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, अगर वो फेल हो जाते हैं तो उस केस के अंदर पेनल्टी क्या लग रही थी, इम्प्रिजनमेंट जा रहा था उनका 1 साल का, और फाइन साथ में जा रहा था मिनिमम 50,000 से लगा करके मैक्सिमम 5 लाख का, बराबर। अब जैसा प्रीवियस अमेंडमेंट्स के अंदर भी किया गया, जो इम्प्रिजनमेंट है 1 साल का उसको ओमिट कर दिया गया, मतलब अभी इम्प्रिजनमेंट वाली चीज हटा दी गई, ठीक है। यानी अब डायरेक्ट पेनल्टी कर दिया गया 50,000 से लगा करके 5 लाख। तो बट ऑब्वियस है, और विद बोथ वाली जो लाइन है ये वाली, ये भी हमारी गायब हो जाएगी, क्योंकि अब और बोथ का कंसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि अब सिर्फ इम्प्रिजनमेंट हटा करके सिर्फ कर दिया गया है फाइन लगाना 50,000 से लगा करके 5 लाख रुपीज का। तो विद बोथ वाला जो था और बोथ वाला जो वर्ड था वो ओमिट कर दिया गया, और ये जो इम्प्रिजनमेंट था वो भी ओमिट हो गया। तो छोटा सा चेंज है, खास बात नहीं। आइए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट कहता है मैनर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। हम लोग बात करते हैं, इसमें नया रूल इंसर्ट हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हम बुक्स को कैसे मेंटेन करते हैं। उसके लिए नया रूल क्या कहता है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2022, पहले 21 था, इसको भी चेंज करके 1 अप्रैल 2022 से कर दिया गया है। कोविड की वजह से कई सारी चीजें आगे फॉरवर्ड हुई हैं, उनमें ये भी है। तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2022, एवरी कंपनी विच यूजेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, समझिएगा,
जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे फॉर मेंटेनिंग हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स shall use only such accounting software जिसमें एक फीचर होना चाहिए। किस चीज का फीचर? रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। बच्चों समझिएगा, जो लोग ऑडिट पढ़ते हैं वो जानते हैं ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है सारे ट्रांजेक्शन स्टार्टिंग से लगा करके एंड तक के सारे ट्रांजेक्शन हमको चाहिए, पूरा डिटेल हमको चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो अभी एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा जहां पे जरूरी कर दिया गया कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से बुक्स मेंटेन करते हो तो ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करो जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल रहे। क्रिएटिंग एन एडिट लॉग ऑन ईच चेंज, एक एडिट लॉग उसके अंदर हो जहां पे अगर आपने कुछ भी चेंज किया बुक्स के अंदर तो डेट के साथ में वो चेंज वहां पे शो होना चाहिए कि ये आपने चेंज किया है, व्हेन सच चेंजेस वर मेड। कि जब आप चेंजेस करेंगे डेट के साथ में शो होता रहेगा कि हाँ जी ये चेंज किया है सब कुछ। और बढ़िया चीज ये है ensuring that the audit trail cannot be disabled, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि वो ऑडिट ट्रेल हमेशा वहां बनी रहनी चाहिए, कभी भी डिसेबल नहीं हो, ये हमको ध्यान रखना है। तो ऑडिट ट्रेल का मतलब समझे, जब हम लोग ऑडिट करने जाते हैं ना तो किसी भी ट्रांजेक्शन को लेकर के उसका पूरा डिटेल चेक है ना, यानी शुरुआत से लेकर एंड तक के सारे ट्रांजेक्शन चेक करने को ऑडिट ट्रेल बोलते हैं। तो अभी कई बार क्या होता है कि कई सारे वाउचर्स हैं, ये है वो है, कैंसिल कर दिए, इधर उधर कर दिया, कई सारे बेनिफिट लेने के लिए बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है अकाउंटिंग के अंदर। उसके लिए ये सिस्टम लिया गया कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से मेंटेन कर रहे हैं तो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक खासियत होनी चाहिए, ऐसा आपको सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि हर ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल उसके अंदर हो। एडिट अगर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, एडिट का डेट क्या है, वो सब भी आए। और ये चीज वहां पे डिलीट या डिसेबल नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें वहां मेंटेन रहनी चाहिए। ये एक नया और अमेंडमेंट यहाँ पे नया रूल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के अंदर ऐड कर दिया गया है। बराबर, आगे बढ़े। सेक्शन 129 जो आप पढ़ते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसके बाद में एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है 129A। देखिएगा नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है 129A, आइए चेक करते हैं। ये कहता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर चाहे तो सच क्लास और क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, मतलब ये प्रोविजन जो 129A आया है ये अनलिस्टेड कंपनीज के लिए आया। और उन्होंने कहा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टाइप की अनलिस्टेड कंपनीज को प्रिस्क्राइब करेंगी, मतलब बता देंगी, वो इन्हें कोई क्राइटेरिया बना देंगी। किस चीज के लिए? टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी ऑन सच पीरियोडिकल बेसिस, क्या बात है, एंड सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब। आप लोग सब जानते हो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं ईयर टू ईयर, पूरा एक साल का, ठीक है। कई सारी लिस्टेड कंपनीज में, बैंक्स में वैसे भी पीरियोडिकल बेसिस पे है कि वहां आपको 3 मंथ के क्वार्टर वाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, उस पर रिपोर्ट देनी पड़ती है। ये पहले से लिस्टेड कंपनीज के अंदर और बैंक्स वगैरह के अंदर तो है, लेकिन अब कर दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर टाइप की अनलिस्टेड कंपनीज को भी स्पेसिफाई कर सकती है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं पीरियोडिकल बेसिस पे, 3 मंथ्स के हो गए, क्वार्टरली हो गए, हाफ ईयरली हो गए, और किस तरीके से बनाने हैं वो भी प्रिस्क्राइब करेंगे। तो आप सोच लो कि अगले अटेम्प्ट के लिए ये प्रिस्क्राइब हो जाएगा, तो इसी अटेम्प्ट में इसको फटाफट से खत्म कर लो, क्लियर कर लो, क्योंकि अगले अटेम्प्ट तक आते आते ये प्रिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा। सेकेंड नंबर, तो पहली चीज तो क्वार्टरली या जो जैसा भी बोले पीरियोडिकल बेसिस पे तैयार करना है। टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंप्लीट ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू ऑफ सच पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है भाई, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा उसके ऊपर। वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने मान लो क्वार्टरली बनाया तो उस पर बोर्ड का अप्रूवल लो। फिर उसका या तो कंप्लीट ऑडिट या लिमिटेड रिव्यू, जो भी कुछ कराना है, जो भी मैनर कल को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी तो ये भी करवाना पड़ेगा। भाई पूरे फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा? अपने को देखना पड़ेगा कि बोर्ड का अप्रूवल आ जाए उस क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो भी है पीरियोडिकल बेसिस पे, साथ में उसका कंप्लीट ऑडिट या लिमिटेड रिव्यू, जो कुछ भी जैसा भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा वो करवाना पड़ेगा। और फिर इसकी कॉपी, फाइल ए कॉपी विद द आरओसी विद इन 30 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ द रिलेवेंट पीरियड विद सच फी एज मे बी प्रिस्क्राइब। जब ये रिलेवेंट पीरियड खत्म होगा, सोचो क्वार्टरली बनाया था, अप्रैल मई जून का आपने बनाया, तो वहां से 30 जून से 30 दिन के अंदर आपको इसका कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा। ये भी एक रिक्वायरमेंट आई है। ये सेक्शन जरूर आ गया है, लेकिन इस सेक्शन के रूल्स इस वक्त के अंदर आपके लिए नहीं है। वो जब भी नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स रहेंगे, इस बार के लिए नहीं, नवंबर के लिए नहीं,
वो नेक्स्ट मे के लिए जो है वो एप्लीकेबल रहेंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। तब तक ऐसे प्रिस्क्रिप्शन आ जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स आकर के एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो फिलहाल आपको 29A में बस इतना ध्यान रखना है कि अनलिस्टेड कंपनी की कोई क्लास बनाई जा सकती है जो पीरियोडिकल बेसिस पे तैयार करेंगे स्टेटमेंट्स, उसके अलावा उसका ऑडिट या फिर रिव्यू होगा, और देन आपका ये ईयर का जो टाइम पीरियड है पीरियोडिकल वाला ये खत्म होने के 30 डेज में इसका कॉपी अपने को आरओसी को भेजना रहेगा। फीस जो भी प्रिस्क्राइब होगी, तरीके वरीके फॉर्म्स वगैरह क्या होंगे, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करने वाली है। खत्म बात, बराबर। छोटा सा सेक्शन था, नया ऐड हुआ 129A। अब बच्चे लोगों यहाँ पे एक और पेनल्टी का चेंज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन 134(8) के अंदर हमारा पुराना प्रोविजन था कि अगर कुछ भी पनिशमेंट देना है, अगर सेक्शन फॉलो नहीं होता है, तो कंपनी मिनिमम 50,000 से मैक्स 25 लाख, ऑफिसर जो डिफॉल्ट के अंदर है 50,000 से लगा करके 5 लाख, बराबर से सीधा सा हमारा मैटर था, या फिर बोथ। अब यहाँ पे सीधा, अच्छा यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी था, 3 साल का इम्प्रिजनमेंट था ऑफिसर के लिए, ये सब था। अमेंड क्या कर दिया गया बच्चे लोगों, क्या चेंज किया गया देखिएगा। कंपनी वाले अमेंडमेंट में चेंज हुआ है, मतलब कंपनी वाली पेनल्टी में चेंज हुआ है। इफ कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, पहला चेंज कंपनी वाले में, कंपनी के लिए पेनल्टी डायरेक्ट 3 लाख कर दी गई। बच्चों जो पहले था मिनिमम 50 से 25 लाख, उसको हटा करके डायरेक्ट कर दिया गया 3 लाख रुपए, 3 लाख। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, अगेन फिर से बच्चों इम्प्रिजनमेंट हटा दिया गया। ऑफिसर वाले पूरे पॉइंट के लिए डायरेक्ट पेनल्टी जो है वो 50,000 का कर दिया गया, 50,000 का पेनल्टी। एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000 डायरेक्ट कर दिया गया। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। कोई टेंशन नहीं, इसके अंदर बहुत आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सा हमारा चेंज है। तो ये 134(8) का चेंज हमारे यहाँ पे आ गया है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चे लोगों। कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, आप लोग जब बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन देखोगे 134 अपनी बुक में भी आप देखोगे, तो कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट के अंदर आपको 1 से लगा करके 10 तक के क्लॉजेस मिलेंगे। 1 से 10 बुक चेक कर लीजिएगा, 1 से 10 तक के क्लॉजेस दिए हुए आपको। 2 नए क्लॉज 11 और 12 और ऐड हो गए। इनको एग्जाम पर्पस से उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख के चले जाइएगा क्या बोला है बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। 1 से 10 तक के क्लॉजेस तो दे ही दे। 11th क्लॉज कहता है कि अगर कंपनी के अगेंस्ट में डिटेल ऑफ एप्लीकेशन मेड और एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, बच्चों को इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के अंदर अगर कंपनी ने कोई एप्लीकेशन लगाया है या कोई प्रोसीडिंग कंपनी की चल रही है अगर ड्यूरिंग द ईयर अलोंग विद देयर स्टेटस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है भाई। अगर मान लीजिए अभी इन दिनों के अंदर जब कंपनियां बहुत इंसॉल्वेंट हो रही है, बैंकरप्ट हो रही है, तो ये चीज भी डाल दी गई कि अगर कोई इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी कोड 2016 में कंपनी ने कोई एप्लीकेशन लगाया है या कोई प्रोसीडिंग अगर चल रही है, तो उसका क्या करंट स्टेटस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको बोर्ड रिपोर्ट में बीओडीज की तरफ से जाएगी। सेकेंड नंबर बच्चे लोगों, details of difference between amount of valuation done at the time of one time settlement and valuation done while taking loan from bank. बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब आपने लोन लिया था उस वक्त के अंदर क्या वैल्यूएशन रहा था लोन का या जो एसेट वेसेट रखा उसका, और अभी जब आप वन टाइम सेटलमेंट कर रहे हो उस वक्त में उसका क्या वैल्यूएशन है, बराबर। उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, और उसके रीजन के भी डिफरेंस मतलब जो वैल्यूएशन चेंज हुआ भाई, जब लोन लिया था उस वक्त हमारा जो वैल्यूएशन था और जब हम पेमेंट कर रहे हैं उस वक्त के अंदर जो वैल्यूएशन है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस रहे, बराबर, और उसके रीजंस क्या रहे वो भी अपने को यहाँ पे देना पड़ता है। तो वो ज्यादा अभी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट फॉर नॉलेज आप इसको पढ़ करके जा सकते हैं। बड़े चेंजेस जो प्रैक्टिकल चेंजेस आएंगे वो सारे आ रहे हैं बच्चों अगले हमारे CSR वाले पॉइंट में। बहुत भारी भरकम चेंजेस है, रूल्स में भी चेंज है, सेक्शन में भी चेंज है। तो आइए इसके ऊपर बात शुरू कर दें, सेक्शन नंबर 135। चलिए जी, अब बच्चे लोगों पुराना प्रोविजन आप सबको पता है कि हम CSR में कितना कंट्रीब्यूट करते थे सेक्शन 135 सब सेक्शन 5 के हिसाब से। पिछले 3 साल के अंदर जो भी प्रॉफिट हुआ है 3 इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर में जो आपका नेट प्रॉफिट हुआ है उसका 2% का एवरेज हम लेते थे। मेरे ख्याल से सबको पता है, बराबर। आप सबको ये भी पता है कि पहले हम लोग चेक करते हैं कि भाई हमारी कंपनी जो है वो CSR रिक्वायरमेंट के अंदर आ भी रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। उसके लिए हमको देखना पड़ता था कि भाई हम टर्नओवर देखते थे, पिछले साल का आप देख लें तो भी काफी, पिछले 3 साल में देखते थे। पर आप जानते हो पिछले साल में कभी एक बार भी अगर ये अचीवमेंट आ गया, अगर आपने वो क्राइटेरिया अचीव कर लिया तो 3 साल तक फिर अगले आपका CSR लग रहा है, बराबर। जब तक वापस कंटिन्यू 3 साल तक ये चीजें आपसे हट नहीं जाए, ये सारे प्रोविजन आपको पता है, ठीक है। तो टर्नओवर हमारा जो था वो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो,
या हम कह सकते हैं कि हमारा नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा का हो, या नेट प्रॉफिट हमारा जो है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा का हो, तो ये रिक्वायरमेंट लगती थी। लेकिन कंट्रीब्यूट कितना करना है पिछले 3 साल के प्रॉफिट का 2%, बहुत सिंपल है, बराबर। लास्ट 3 ईयर का आपका जो भी नेट प्रॉफिट है वही जो अकॉर्डिंग सेक्शन 198 हम लोग निकालते हैं उसके 2% के बराबर एटलीस्ट खर्च करना होता है CSR पे, आप लोग जानते हैं। फिर कंपनी लोकल एरिया को प्रेफरेंस देती है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और अगर कंपनी फेल हो जाती है, जैसे मान लीजिए पिछले 3 साल का एवरेज कंपनी ने निकाला, ठीक है, वो 3 साल के एवरेज का 2%, बच्चों सोचो कि 3 साल का जब एवरेज किया तो 20 करोड़ रुपया निकल करके आया, मान लेते हैं पिछले 3 साल का जो एवरेज उन्होंने किया उससे 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आया, उस पर 2% अपने को खर्च करना है, तो कितना होता है भाई, 4 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेना भाई, ठीक है। तो बहुत सीधा सीधा सा है, इसका मतलब यहाँ पे हो गया 4 लाख हुआ ना, 2% ही तो खर्च करना है, हाँ जी। तो जितना अमाउंट उनको खर्च करना है, अगर उतना कंपनी खर्च नहीं कर पाई किसी वजह से, तो आपको बोर्ड रिपोर्ट में उसके रीजंस देने पड़ते थे कि भाई रीजंस आगे क्या रहेंगे, क्यों नहीं आप ये पैसा जो है वो खर्च कर पाई, अपने को वहां पे देना होता था, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये था हमारा पुराना प्रोविजन। अब इसकी जगह पे हमारा क्या प्रोविजन चेंज हो गया बच्चे लोगों, वो अपने को यहाँ पे मेनली देखना पड़ेगा कि क्या प्रोविजन हमारा चेंज हुआ है। आइए उसके लिए आप लोगों के लिए अमेंडमेंट है, और मैं चाह रहा हूं अमेंडमेंट का फर्स्ट पॉइंट आप लोग सब रीडिंग लगाएंगे फटाफट से। अमेंडमेंट का फर्स्ट पॉइंट जो है वो आप लोग एक बार सेल्फ रिवीजन लगाएंगे, देखें आपको क्या समझ में वहां से आता है। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, ध्यान से उसको पढ़िएगा। हाँ जी, तो बड़ा आप लोगों ने सबने बहुत बढ़िया सी चीज दे दी है। पहले जो पुराना कंफ्यूजन था, यहाँ पे हम लोगों ने, हाँ यहाँ जब हम लोग बात कर रहे थे कि 2% के हिसाब से ये हमारा 40 लाख आता है ना, 40 लाख खर्च करना था, 4 लाख नहीं, हाँ वो 2 करोड़ का 2% होता है, मैंने 20 करोड़ ले लिया है, यस। तो 40 लाख रुपया खर्च करना था अपने को, ठीक है। और अगर आप नहीं कर पाए हो तो फिर आपको क्या करना पड़ता था, रीजन देने पड़ते थे। अब बच्चे लोगों, पहले एक बड़ा कंफ्यूजन था कि सर मान लेते हैं कि अगर अभी हम लोग जो है, अभी इस वक्त में हम किस फाइनेंशियल ईयर में है बच्चे लोगों, हम लोग इस वक्त में है 21-22 में, 21-22 में है ना, बराबर। 1 अप्रैल 21 से हमारा साल शुरू हुआ है और खत्म होगा 31 मार्च 2022 को जाकर के। अब पिछले 3 सालों का जब हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो पिछले 3 साल हमारे कौन से हो गए भाई, पिछले 3 साल जल्दी बताओ, 2021 बराबर से, उससे पहले हुआ 1900 और 20 और फिर हुआ 18-19, सही है, 18-19, फिर 1920, देन 2021, 21-22 इस वक्त चल रहा है। तो मान लो अगर इस बार हमारे ऊपर एलिजिबिलिटी आ गई तो हम पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट लेते थे। दिक्कत ये होती थी कि अगर कंपनी को अभी बने हुए 3 साल हुए ही नहीं हो, कंपनी को बने हुए 2 साल ही हुए, या अभी कंपनी बनी है पहले साल में उसने वो क्राइटेरिया 5 करोड़ वाला प्रॉफिट वाला अचीव कर लिया था, तो फिर CSR देना है कि नहीं देना है। देखिए CSR लग तो रहा था, एवरेज कैसे निकालना था, तो ये कंफ्यूजन इन्होंने दूर कर दिया है बच्चों। 3 इमीडिएटली प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के बाद इन्होंने लगा दिया, और वेयर द कंपनी हैज नॉट कंप्लीटेड पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर सिंस इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी को अभी इनकॉर्पोरेशन से 3 साल नहीं हुए हैं, तो जितने साल हुए हैं उतने का एवरेज ले लीजिए बच्चों। अगर 2 साल ही हुए हैं तो 2 साल का नेट प्रॉफिट ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 2 करिए, जो आता है उसको 2% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ गए बात को। अगर कंपनी को 1 ही साल हुआ है अभी बने हुए और वो आ गई है CSR की कैटेगरी में, तो 1 साल का प्रॉफिट ले लीजिए, एवरेज निकाल करके 2% कर दीजिए। बहुत सीधा सीधा सा तरीका है, तो झंझट ही खत्म हुई भाई। पिछले 3 साल का तो एटलीस्ट लेना था, ठीक है। बाई चांस 3 साल नहीं हुए, कंपनी को बने हुए 2 साल हुए हैं, तो 2 साल का एवरेज ले लीजिए। कंपनी को बने हुए 1 साल हुआ है तो 1 साल के प्रॉफिट का एवरेज ले लीजिए, बराबर। इस तरीके से इन्होंने थोड़ा सा अपना काम इजी कर दिया है, बराबर। अब बच्चों एक बहुत जबरदस्त पॉइंट यहाँ पे आया, ये वाला जो पॉइंट आप लोग देख रहे हो, ये आगे हमारे अभी पॉइंट्स में भी आ जाएगा, रूल्स में भी आ जाएगा। बहुत जबरदस्त वाला पॉइंट है बच्चे लोगों, समझिएगा, शानदार पॉइंट है।
एक नया प्रोविजो जोड़ दिया गया। पहले सिस्टम क्या था, हम लोगों ने इस पर क्वेश्चन किए थे बच्चे लोगों। जैसा मैंने आपको कहा कि कंपनी को उस साल सीएसआर पे लगभग मान लीजिए कितना खर्च करना था, 40 लाख रुपया सीएसआर पे मान लो खर्च करना था, 40 लाख मान ले रहे किसी साल में कंपनी को 40 लाख खर्च करना था, और कंपनी ने 40 लाख की जगह मान लीजिए 70 लाख खर्च कर दिए, 30 लाख एक्स्ट्रा खर्च कर दिया वॉलंटरली, ठीक है। तो ये 30 लाख जो एक्स्ट्रा खर्च किया, ये आगे आने वाले सालों में कैरिड फॉरवर्ड हो सकता है क्या? ये हमने पढ़ा हुआ है। अब तक हम ये रूल पे थे कि जी नहीं, अगर आपने 40 लाख की जगह 70 लाख भी खर्च कर दिया तो वो उसी साल का एक्सपेंडिचर माना जाएगा। जो 30 लाख आपने एक्स्ट्रा खर्च किए वो कैरिड फॉरवर्ड नहीं होंगे, वो उसी साल। ऐसा नहीं कि अगले साल के सीएसआर में से ये अमाउंट लेस कर दिया जाए, सवाल ही नहीं। लेकिन अब नया प्रोविजन आ गया बच्चे लोगों, धमाकेदार प्रोविजन है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ कंपनी स्पेंड एन अमाउंट, बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा, एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड अंडर दिस सबसेक्शन, अगर ज्यादा खर्च कर दिया, सच कंपनी में सेट ऑफ, कैरिड फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकती है एक्सेस अमाउंट को अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट टू स्पेंड अंडर सबसेक्शन फॉर 3 इयर्स। अगले 3 साल तक आपको सेट ऑफ करने का परमिशन दे दिया गया है। समझ लीजिए मतलब क्या हुआ समझो। इस बार हमने 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, बाई चांस बच्चे लोगों अगले 3 साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगले 3 साल तक इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। 3 साल तक हम आपको अलाउ कर रहे हैं। बाई चांस अगले साल हमारी सीएसआर की रिक्वायरमेंट बच्चों 50 लाख रुपए खर्च करने की आई, जो हमने 2% निकाला 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज करके, तो 50 लाख खर्च करने थे, उसमें से ये मान लिया जाएगा बच्चों 30 लाख तो पहले ही खर्च कर चुके हैं हम, वो कैरिड फॉरवर्ड हो जाएंगे, सेटअप हो जाएंगे, जैसा आप टैक्स में भी करते हो। और इस बार फिर आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिर्फ 20 लाख रुपीज सीएसआर पे खर्च करने की जरूरत रहेगी। ये बड़ा बेनिफिट दे दिया। और ऐसा आप खर्च करने के 3 साल, सपोज करो आपने इस करंट ईयर में 21-22 के अंदर ये अगर खर्च कर दिया है, 21-22 में अगर ये खर्च कर दिया है, तो अगले 3 साल तक क्या बोला है बच्चे लोगों, यहाँ क्लियर बोल दिया गया, कहा गया भाई हमारा प्रोविजन अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ 3 for 3 years, सच एक्सेस अमाउंट अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट टू स्पेंड फॉर 3 years। जितना एक्सेस आपने किया है उसको अगले 3 साल, यानी कि यहाँ पे हो गया 22-23 बराबर 23-24 एंड 24-25, यहाँ तक आप जाकर के इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। जितना पैसा आपके पास पड़ा हुआ है उसको आगे वाले सालों में आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया बच्चों, हमारा एक्सेस पूरा चेंज हो जाएगा इससे। अभी तक ऐसे क्वेश्चन में आप देख रहे थे नहीं भाई कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा, जिस साल किया वो साल खत्म, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ये चेंज कर दिया गया, आपको ध्यान में रखना चाहिए। समझे कि नहीं समझे सब लोग? अब इस चीज को मैं आपको एक जगह से और पढ़ा रहा हूं बच्चे लोगों। देखिए हमारे पास में सीएसआर रूल्स में भी चेंज आ गया, बड़ा चेंज। ये देखो सीएसआर रूल्स में भी चेंज है। तो हमने कहा सर सीएसआर रूल्स में भी चेंज है, तो आओ देख लेते हैं भाई सीएसआर रूल्स का चेंज, ये चीज कहाँ आई है, कहाँ आई है भाई, कहाँ आई है, देख लेते हैं। 3 years तक एडजस्ट करने वाली, चलो यहाँ पे रूल्स पढ़ेंगे तब उसको देख लेंगे बच्चे लोगों को, वापस से आएगा ये पॉइंट, तो जब रूल पढ़ेंगे तो अपन चेक करेंगे। ये देखो ये देखो देखो मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ये मिल गया तीसरा पॉइंट। ये रहा देखो रूल्स में भी, where a company spend an amount in excess of requirement provided under 135(5), अगर आपने ज्यादा खर्च कर दिया, such excess amount may be set off against the requirement to spend 135(5) to the immediate succeeding 3 financial year। अगले 3 साल तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सरप्लस वाली बात अभी आपको बताऊंगा मैं, अभी इसके लिए बाद में बात करते हैं बच्चे लोगों। लेकिन ये 3 साल, ये जब रूल्स पढ़ेंगे तब इन सब पे बात करेंगे। लेकिन ये देखो यहाँ पे भी ये दे दिया गया है, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। चलिए वापस से आते हैं, रूल्स पे बात करेंगे, उस वक्त के अंदर इन सारे पॉइंट्स को वापस कवर करेंगे। अब जो पॉइंट आया बच्चे लोगों, अगला पॉइंट, एक नया सबसेक्शन और इंसर्ट हो गया बच्चे लोगों। सबसेक्शन 5 के बाद सबसेक्शन 6 नया आ गया, सबसेक्शन 7 नया आ चुका है। पहले सीएसआर में कोई पेनल्टी नहीं दी है, पेनल्टी डाल दी गई है। और सेक्शन 8 जो है वो 3 नए सेक्शन, और ये लो, ये सारे पॉइंट बच्चों और ऐड कर दिए गए हैं। 4 सबसेक्शन और ऐड कर दिए इन्होंने, बहुत धुआंधार सबसेक्शन ऐड हुए हैं। सब पे बात करता हूं आपसे, और बहुत ज्यादा जबरदस्त वाला पॉइंट हमारा बच्चों हम काम में आने वाला है यहाँ पे। ध्यान से इस पॉइंट को आप लोग समझिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इन्होंने लिखा, ये जो थर्ड पॉइंट लिखा है बच्चों,
अपना जो पॉइंट था कि पहले अगर आप मान लीजिए तो ज्यादा खर्च हुआ, बाई चांस आपको 40 लाख खर्च करने थे और आप 30 लाख रुपए खर्च कर पाए, मतलब 10 लाख रुपीज आपने खर्च नहीं किया इस साल, बराबर। तो पहले क्या होता था कि आपको बोर्ड रिपोर्ट में खाली रीजन देने होते थे, पेनल्टी वेनल्टी भी कोई खास थी नहीं, सेक्शन के अंदर नहीं थी। तो आफ्टर दी वर्ड रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट के साथ में क्या वर्ड जोड़ दिया गया, एंड अनलेस द अनस्पेंड अमाउंट रिलेट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। बच्चों समझना, बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं। जब तक कि कंपनी का ये पैसा किसी अनस्पेंड अमाउंट जो 10 लाख का है, अगर वो किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है तो बात अलग है, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है वो यहां आपको दिया हुआ है, मैं अभी पूरा चार्ट बना के समझाऊंगा, एकदम नया पॉइंट आया बच्चों। 40 लाख आपको खर्च करने थे 21-22 वाले फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन आप 30 लाख ही खर्च कर पाए, 10 लाख आपने खर्च कम किया। तो बोर्ड रिपोर्ट में पहले रीजंस तो देते ही थे, उसके अलावा और क्या करना है बच्चों को, दो बातें हमें देखिए। अनलेस द अनस्पेंड अमाउंट, अनलेस जब तक वो अनस्पेंड अमाउंट किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से कनेक्टेड हो, मतलब अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है तब तो बात अलग करेंगे, अदरवाइज क्या करना है, ट्रांसफर सच। अच्छा, इन्होंने बोल दिया जो रेफर किया हुआ है सबसेक्शन 6 के अंदर, जिसके लिए नया प्रोविजन आ गया 6, अभी पढ़ना पड़ेगा, पूरा चार्ट से आपको समझाऊंगा मैं। ये जो अनस्पेंड अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर दीजिए एक फंड में, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 within a period of 6 months of the expiry of the financial year shall be inserted। नया प्रोविजन डाल दिया गया बच्चे लोगों, यानी अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है तब तो बात अलग है, नहीं तो शेड्यूल 7, याद आया बच्चों, शेड्यूल 7 जिसमें आपको दे रखे हैं कि कहां कहां आप कौन कौन सी एक्टिविटी में सीएसआर के लिए पैसा खर्च कर सकते हो। उसमें कई सारे फंड आपको दे के रखे हैं, जैसे पीएम केयर्स फंड था हमारा, पीएम रिलीफ फंड था, ऐसे बहुत सारे फंड दे रखे हैं। उनमें अगर कोई फंड गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कर दे तो आप वहां पे वो पैसा 6 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफर कर दोगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। जी हाँ, जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, ये जो 10 लाख रुपए आप नहीं खर्च कर पाए, अगर आपका कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो बात अलग है, ऑनगोइंग का मतलब बताऊंगा अभी, नहीं तो आपको 6 महीने में उस फंड के अंदर ट्रांसफर कर देना चाहिए। अब आप कहोगे सर इससे कुछ समझ में नहीं आया, क्या आपने इस पॉइंट में क्या समझाया? देखिए, अब इस पॉइंट को समझने के लिए अपने को समझना पड़ेगा 135(6). ये पूरा समझने के साथ ही बच्चे लोगों हम इस पॉइंट को भी वापस समझ लेंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 135(6) को एक बार सब लोग रीडिंग लगा लो, बहुत जोरदार वाली, सब लोग पढ़ लो कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट अपन लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, क्या लिखा है, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ भाई, कोई any amount remaining unspent under subsection 5। ऊपर जो अपन ने पढ़ा, सबसेक्शन 5 में अगर आप कोई पैसा खर्च नहीं कर पाए, अगेन कोई एग्जाम्पल बच्चों 40 लाख खर्च करना था, लेकिन उस साल हम सिर्फ 30 लाख खर्च कर पाए, परसुएंस टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, और अगर इसका कनेक्शन किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से, तो आपके दिमाग में बार बार आ रहा है सर ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एक्चुअल में है क्या जो बार बार आप बोल रहे हो, तो जो साफ पता लग रहा है ऐसा प्रोजेक्ट जो चल रहा है अभी तक, है ना। और सबसे बढ़िया बात, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो रूल्स के अंदर बच्चों ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का डेफिनेशन हमको दिया गया है, आओ ढूंढ लेते हैं कहां मिलेगा बच्चे लोगों। आगे बढ़ते जाना बढ़ते जाना बढ़ते जाना, ये देखिएगा यहां आपको मिलेगी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की डेफिनेशन। समझना, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मीन्स अ मल्टी ईयर प्रोजेक्ट जो एक से ज्यादा साल चलेगा, अंडरटेकन बाय ए कंपनी in fulfillment of CSR obligation having timelines not exceeding 3 years। समझिएगा बच्चों, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कई बार क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि हमने CSR एक्टिविटी के लिए कोई प्रोजेक्ट चालू किया और उसी साल में वो खत्म हो जाए, है ना। कई बार हमको जैसे ट्रीज का प्लांटेशन के ऊपर पैसा लगाना है, या हम कोई और पॉल्यूशन के लिए प्लांट लगा रहे हैं, या हम कोई स्कूल्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली ऐसे प्रोजेक्ट ऑनगोइंग होते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, 1, 2, 3 साल का टाइम ले लेंगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट को ऑनलाइन प्रोजेक्ट कहा जाएगा जिसका पीरियड कितना होगा बच्चों, नॉट एक्सीडिंग 3 साल। लेकिन 3 साल कब से, एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वाज कमेंस्ड। यानी अगर हमने ये पैसा खर्च करना शुरू किया बच्चे लोगों 21-22 में, हमने पहली बार उस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है और उस पर पैसा खर्च करना शुरू किया,
40 लाख हमको खर्च करने थे, लेकिन हम 30 लाख रुपए खर्च कर पाए, 10 लाख अभी तक हमारा अनस्पेंड हो गया। ठीक है, तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब जिस साल आपने इस प्रोजेक्ट को चालू किया उसके बाद के 3 साल, इस साल को एक्सक्लूड करके अगले 3 साल बचे लोगों, तो 22, 23, अगेन 23, 24 एंड 24, 25, अगले 3 सालों तक जो प्रोजेक्ट यहां तक खत्म करना है, यहां तक ये प्रोजेक्ट चलेगा, उसको हम कहते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। बराबर, यहां तक के लिए लॉ आपको अलाउ कर रहा है कि आप उस पर पैसा खर्च कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वाज कमेंस्ड एंड शैल इंक्लूड सच प्रोजेक्ट। अच्छा, ऐसे प्रोजेक्ट को भी इंक्लूड किया गया इनिशियली नॉट अप्रूव एज ए मल्टी ईयर प्रोजेक्ट। जब हमने शुरू किया था उस वक्त हमको ऐसा नहीं लग रहा था मल्टी ईयर है, उस वक्त हम 21-22 का प्रोजेक्ट मान के ही कर रहे थे, लेकिन whose duration has been extended beyond 1 year by the board based on reasonable justification। लेकिन उसका टाइम पीरियड फिर 1 साल से ज्यादा बढ़ा दिया गया, तो मैक्सिमम 3 साल तो हम बोल ही रहे हैं, 1 साल के अंदर ही हो जाए तो फिर ऑनगोइंग नहीं है। लेकिन जब शुरुआत हमने उस प्रोजेक्ट की थी तो हमको लगा था कि इस साल के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन शुरू करने के बाद चला कि नहीं, अभी हमको इस पे थोड़ा टाइम और देना पड़ेगा। और वो टाइमिंग कितना, मान लीजिए 2 महीने से अगर एक्सटेंड हुआ या 3 महीने या 6 महीने से एक्सटेंड हुआ तो वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं माना जाएगा। कम से कम बोर्ड कहता है भी जस्टिफिकेशन है कि 1 साल से बियॉन्ड गया है ना, मतलब 1 साल और अभी ये प्रोजेक्ट चलेगा, 1 साल से ज्यादा अभी है, बियॉन्ड 1 साल ये प्रोजेक्ट चलेगा, अभी 1.5 साल और लगेंगे, अभी हमको कम से कम 13 महीना और लगेगा, 14 महीना और लगेगा, 15 महीना और लगेगा। बियॉन्ड 1 ईयर बोला है, 1 ईयर भी नहीं बोला है, बियॉन्ड 1 ईयर अगर जा रहा है तो उसको भी हम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की कैटेगरी के अंदर डालने वाले हैं। ठीक है, तो 1 साल के अंदर अंदर हो जाए या बढ़ भी अगर 1 साल तक रहा है एग्जैक्ट, तो हम उसको ऑनगोइंग नहीं मान रहे। अच्छा, शुरुआत में हमने कह दिया था 2 साल चलेगा, शुरुआत में बोल दिया था 1.5 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, तो वो हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कहलाएगा। लेकिन शुरुआत में ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब काम करने लगे, कई बार होता है ना, काम करने के बाद पता लगता है टाइम बढ़ रहा है और वो टाइम एक्सटेंड होता दिख रहा है, और वो बियॉन्ड भी कितना जा रहा है, 1 साल से ज्यादा, एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर बाय द बोर्ड, समझिएगा। बट whose duration has been extended beyond 1 year by the board based on reasonable justification, 1 साल से ऊपर जिसका और टाइमिंग जो है वो बढ़ता जाएगा, उसे हम यहाँ पे मानेंगे। देखो एक बार ये लैंग्वेज वापस पढ़ रहे हैं। इनिशियली नॉट अप्रूव एज अ मल्टी ईयर प्रोजेक्ट, पहले शुरुआत में तो हम उसको मल्टी ईयर नहीं मान रहे थे, बट whose duration has been extended, अच्छा बियॉन्ड 1 ईयर, डायरेक्टली बोल दिया बच्चों, 1+1 नहीं बोला है, डायरेक्टली बोल दिया है। शुरुआत में तो हम 1 साल का मान के चल रहे थे, बाद में बोर्ड को लगा नहीं भाई 1 साल से ज्यादा 1.5 या 2 या 3 जाएगा, तो हम उसको भी मल्टी ईयर प्रोजेक्ट के अंदर डालेंगे और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मानेंगे। डायरेक्ट बोल दिया, चलो उस प्रोविजन को मैंने थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया, डायरेक्ट बोल दिया इन्होंने, या तो शुरुआत से मल्टी ईयर था, लेकिन शुरुआत से नहीं भी था, लेकिन बोर्ड को बाद में लगता है कि नहीं भी जस्टिफिकेशन है मल्टी ईयर जाने का, तो फिर वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कहलाएगा। लेकिन जिसका पीरियड मैक्स कितना होगा बच्चे लोगों को, 3 साल का होगा, उससे हम कहते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ठीक है, मीनिंग तो समझ गए आप लोग ऑनगोइंग का। अब आ जाओ, जब अपन ऑनगोइंग का मीनिंग समझ गए तो आगे बात करते हैं इसके ऊपर। यहां से चलिए, एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड अंडर सबसेक्शन 5 जिसका कनेक्शन ऑनगोइंग से रहा। देखो अगर ऑनगोइंग से नहीं हो तब तो आपको हमने कह दिया फाइनेंशियल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर वो पैसा शेड्यूल 7 के स्पेसिफाइड फंड के अंदर डाल दो। और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से हो रिलेटेड तो क्या करना है बच्चों, फुलफिलिंग सच कंडीशन जो भी प्रेस्क्राइब वो अंडरटेकन बाय कंपनी इन परसुएंस ऑफ CSR पॉलिसी, मेन बात यहां लिखी है, shall be transferred by company within a period of 30 days from the end of the financial year to a special account to be opened by company in that behalf of that financial year in any schedule bank जिसका नाम रहेगा अनस्पेंट CSR अकाउंट। जोरदार बात बोल दी भाई। अगर कोई अमाउंट अनस्पेंड रह जाए और उसका कनेक्शन किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से हो, तो फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर आप वो पैसा एक शेड्यूल बैंक में, जैसे डिविडेंड में खोलते थे ना अपन अनपेड डिविडेंड अकाउंट, वैसे ही एक अलग से सेपरेट बैंक अकाउंट खोलिए जिसका नाम रख दीजिए अनस्पेंट CSR, और उसमें उस पैसे को ट्रांसफर कर दीजिए। पर ट्रांसफर करने के बाद अगले 3 साल तक इस्तेमाल करिए, अपन ने पढ़ा था ना, सच अमाउंट शैल बी स्पेंड बाय द कंपनी इन परसुएंस ऑफ ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स CSR पॉलिसी विद इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर करने से अगले 3 साल तक आप उस पैसे को खर्च कर सकते हैं, समझिएगा। बराबर से वो अनस्पेंड अमाउंट आपका है जो पिछली बार खर्च नहीं हुआ है, वो पैसा आपने ट्रांसफर कर दिया और अगले 3 साल तक खर्च करो। अगले साल का CSR का लायबिलिटी प्लस वो पैसा भी आपको खर्च करना है, तो अगले 3 साल तक आप उसको खर्च करिए। और अगर बच्चों 3 साल तक भी उसको खर्च नहीं कर पाए, आप 3 साल आपको और दिए, चलो आप 1 साल में नहीं खर्च कर पाए, अगले 3 साल तक और खर्च करो, वो भी अगर खर्च नहीं कर पाते हो
3 साल खत्म होने के बाद बच्चे लोगों, तो 3 साल आपको जो दे रहे हैं वो खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर अब आपको शेड्यूल 7 के फंड में ट्रांसफर कर देना है। सुनो, शेड्यूल 7 के फंड का मतलब एक तरह से वो पैसा आप गवर्नमेंट को दे देते हो। शेड्यूल 7 में जो फंड है वो तो गवर्नमेंट बना रही है ना, तो एक तरह से आप पैसा गवर्नमेंट को दे देते हो। गवर्नमेंट कहती है ठीक है भाई, हमको पैसा दे दो, अब हम खर्च करेंगे। आपको हमने समय दे दिया था, समय आपका बढ़ा भी दिया था, फिर भी आप खर्च नहीं कर पाए, तो ठीक है अभी हम खर्च करेंगे। ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो अब इस पूरे को मस्त आपको एक चार्ट फॉर्म में समझा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चे लोगों, हमारा मेन मैटर ये था कि क्या हम किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे पैसा खर्च करेंगे, है ना। अच्छा, मैटर चल क्या रहा है बच्चे लोगों को समझना। हम मैटर पे बात कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई भी अमाउंट अनस्पेंट रह गया है, ठीक है, पैसा खर्च करना था 40 लाख रुपीस, हम खाली 30 लाख रुपीस ही खर्च कर पाए, 10 लाख रुपया हमारा उस फाइनेंशियल ईयर में खर्च नहीं हुआ। तो दो बातें होंगी, या तो कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है या फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। यानी या तो कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है या फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, दो में चला गया। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है बच्चे लोगों, तो आपको हमने सीधा सीधा सा बोल दिया कि आपको इसको ट्रांसफर कर देना चाहिए। कहां पे? ट्रांसफर टू फंड स्पेसिफाइड बाय शेड्यूल 7, बराबर। शेड्यूल 7 का जो स्पेसिफाइड फंड है उसमें पैसा ट्रांसफर कर दो, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट को दे दो। और ये कितने टाइम में करना है बच्चे लोगों? टाइमिंग भी आपको दे रखा था पहले वाले प्रोविजन में, विद इन 6 मंथ फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। समझ गए? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर। तो सर ये 6 महीने वाली बात कहां लिखी हुई थी सर, हमको तो पता ही नहीं है। आओ जी, आपको 6 महीने वाली बात बता देते, कहां पे दी हुई थी। ये देखिएगा, जब अपन ये पॉइंट पढ़ रहे थे 135.5 के जो चेंज हुआ था बच्चों, उसमें क्लियर लिखा हुआ था, ट्रांसफर सच अनस्पेंट अमाउंट टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर शैल बी इंसर्टेड, बराबर। तो 6 महीने, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर आप ये पैसा जो है वो शेड्यूल 7 के किसी फंड के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो क्या करना है बच्चे लोगों? अगर वो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है तब तो टेंशन ही नहीं है, तो फिर आपको इसको पहले कहां पे ट्रांसफर करना है बच्चे लोगों? ट्रांसफर टू अनस्पेंड अकाउंट, CSR अनस्पेंड अकाउंट। समझ रहे हो? एक नया शेड्यूल बैंक में एक बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, इसका नाम होगा CSR अनस्पेंड अकाउंट, ठीक है। उस अनस्पेंड अमाउंट अकाउंट, उसमें आप ये पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। और ये पैसा कितने दिन में ट्रांसफर करोगे बच्चे लोगों? ये भी आपको बोल दिया गया, विद इन 30 डेज। कहां से? फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर में पैसा खर्च किया था, नहीं खर्च कर पाए, 10 लाख बाकी रह गया, एक CSR अनस्पेंड अकाउंट आपका बन जाएगा, उसके अंदर ये पैसा ट्रांसफर कर दो। और बच्चे लोगों, इस पैसे का इस्तेमाल कहां तक करना है? 3 साल तक आप उसको खर्च कर सकते हैं उसी प्रोजेक्ट के ऊपर। 3 साल में खर्च कर dीजिए पूरा। और अगर 3 साल में भी खर्च नहीं कर पाए बच्चे लोगों, तो फिर वही प्रोविजन आपका लग जाएगा, कौन सा? ट्रांसफर टू फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। समझ गए? 3 साल तक उस पैसे का इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर 3 साल तक भी आप वो पैसा नहीं खर्च कर पाए हो, तो फिर 3 साल खत्म होने के बाद कितने दिन में बच्चे लोगों? ये ट्रांसफर करना है आपको विद इन 30 डेज। समझ गए? 30 दिन के अंदर अंदर आप वही पैसा गवर्नमेंट को दे दीजिए, शेड्यूल 7 में डाल दीजिए, वहां से फिर गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च कर देगी। और एक चीज और इन्होंने दे दी आपको, बहुत बढ़िया, शेड्यूल 7 से रिलेटेड एक बात इन्होंने दे दी आपको, उसको भी समझ लीजिए। इन्होंने क्या बोल दिया? जब तक शेड्यूल 7 का कोई फंड स्पेसिफाई गवर्नमेंट खुद नहीं कह रहे, मतलब गवर्नमेंट खुद कह देगी कि इस फंड में डाल दो, आप इस फंड में डाल दो, जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती है कि कहां वो पैसा कौन से फंड में डालना है, तो शेल बी ट्रांसफर बाय कंपनी टू एनी फंड। मतलब शेड्यूल 7 उठा करके देखिएगा, उसमें जो भी फंड आपको दे रखा है उसके अंदर आप ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। कोई भी फंड में ट्रांसफर कर देना, PM केयर्स वाला हो चाहे और कोई दूसरा फंड हमारा बना हुआ हो, उसमें कहीं पर भी आप ट्रांसफर कर दो, चल जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। बच्चों लोगों को बात समझ में आया? इसी साल हमको 40 लाख खर्च करना था, हम 30 लाख ही खर्च कर पाए, 10 लाख खर्च नहीं कर पाए, तो दो बातें होंगी। ये क्या पैसा कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए था या 1 ईयर प्रोजेक्ट के लिए था? अगर 1 ईयर प्रोजेक्ट के लिए था
तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप ये सारा पैसा जो है वो शेड्यूल 7 के किसी स्पेसिफाइड फंड में, नहीं तो किसी भी फंड के अंदर आप ट्रांसफर कर दीजिए, गवर्नमेंट खुद इसको संभाल लेगी। ठीक है, बाई चांस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो 3 साल के लिए होता है, तो फिर आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 डेज के अंदर अंदर वो पैसा कहां डाल देना चाहिए बच्चों? एक अकाउंट वहां पे मेंटेन होगा जिसका नाम रहेगा, ये देखिए नाम आप लोगों के सामने है, कहा गया अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट। सीएसआर अनस्पेंड अकाउंट नहीं, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट के अंदर उस पैसे को ट्रांसफर कर दीजिए 30 दिन के अंदर अंदर, और उसको 3 साल के अंदर अंदर खर्च कर दीजिए। अगर 3 साल तक भी खर्च नहीं कर पाते हो तो फिर तीसरा साल खत्म होने से 30 डेज के अंदर कोई शेड्यूल 7 के किसी फंड में ट्रांसफर कर दो, गवर्नमेंट खुद ही उसको खर्च कर लेगी। फिर ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर, समझ गए? और अगर बच्चों इन दोनों सब सेक्शन को फॉलो नहीं किया तो पहली बार पेनल्टी डाल दिया गया है। पहले सीएसआर में पेनल्टी नहीं था, लेकिन अगर आपने सबसेक्शन 5 या 6 को फॉलो नहीं किया तो कंपनी के लिए पेनल्टी कितना है? ट्वाइस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर बाय कंपनी टू द फंड इन शेड्यूल 7 या अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट। बच्चों समझ लो, और 1 करोड़ विच एवर इज लेस, यानी जितना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना था, जैसे मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से 10 लाख ट्रांसफर करना था, है ना, जो आपका अनस्पेंड था, या तो अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में या फंड में कहीं पर भी करना था, 10 लाख ट्रांसफर करना था, तो 10 लाख का 2 गुना यानी कि 20 लाख रुपया, और 1 करोड़ रुपीज विच एवर इज लेस, तो 20 लाख आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। ये अपने को ध्यान रखना है। अनस्पेंड अमाउंट के डबल अमाउंट या 1 करोड़ विच एवर इज लेस के बराबर कंपनी का अगेंस्ट पेनल्टी। ऑफिसर के अगेंस्ट में कितना? एवरी ऑफिसर जो डिफॉल्ट के अंदर है लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 1/10 ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर बाय कंपनी टू सच फंड। बच्चों समझ रहे हो? कंपनी के लिए तो ट्वाइस डबल, इनके लिए 1/10, है ना। जैसे 10 करोड़ रुपया, सॉरी 10 लाख रुपया ट्रांसफर करना था, तो 10 लाख का 10% 1/10 हमारा हो गया, यानी कि 1 लाख रुपया जो है वो अपने को जमा करना पड़ेगा। बराबर से 1 लाख रुपीज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर बाय द कंपनी टू सच फंड, मतलब वही हो गया जो अनस्पेंड सीएसआर में आपको पैसा देना था, या जो शेड्यूल 7 के फंड में ट्रांसफर करना था, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से 10 लाख था, उसका 1/10 यानी कि 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपए विच एवर इज लेस, तो बट ऑब्वियसली 1 लाख रुपया लेस है, वो पेनल्टी लगेगी ऑफिसर्स के अगेंस्ट में। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। समझे आप लोग? 135 बहुत सिंपल है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर दे दिए गए बच्चों। सेंट्रल गवर्नमेंट मे गिव सच जनरल और स्पेशल डायरेक्शन टू अ कंपनी और क्लास ऑफ कंपनी अगर नेसेसरी समझे टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एंड सच क्लास ऑफ कंपनी शैल कंप्लाई सच डायरेक्शन। हमेशा की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स दे दिए कि इससे रिलेटेड अगर कोई पर्टिकुलर क्लास या क्लास ऑफ कंपनीज को कोई डायरेक्शन देना है तो दे सकती है, और इन लोगों को फॉलो भी करना पड़ेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर बच्चे लोगों को एक और धमाकेदार पॉइंट आया सीएसआर कमेटी का। आज तक आप क्या पढ़ रहे थे? आपने खूब सारे क्वेश्चन किए। हम सब जानते हैं कि सीएसआर कमेटी को बनाना और सीएसआर पे पैसा खर्च करना अलग अलग बात है। कई बार होता है आप सीएसआर के में सेक्शन में कवर तो हो रहे हो, लेकिन पिछले सालों में आपका नेट लॉस ही है, तो फिर 2% किसका करोगे? तो आपको पैसा खर्च नहीं करना है ना। अब तक हम ये पढ़ते थे कि अगर हमारा टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकल गया है, या नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा का है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा का है, तो हमको सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी। लेकिन एक और प्रोविजन आ गया, वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंड बाय अ कंपनी अंडर सबसेक्शन 5 डज नॉट एक्सीड 50 लाख, यानी पिछले 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज का आपने 2% किया, और वो निकल के अगर 50 लाख से कम आ रहा है ना, जैसे मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से तो 40 लाख रुपए आ रहा था, 50 लाख हो ही नहीं रहा है। अगर 50 लाख से ज्यादा नहीं हो रहा है तो रिक्वायरमेंट अंडर सबसेक्शन 1 फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर कमेटी शैल नॉट बी एप्लीकेबल। धमाकेदार पॉइंट बच्चों, आज तक आपसे पूछा जाता था नेट प्रॉफिट टर्नओवर इतना 1000 करोड़ से ऊपर है, बताओ क्या करना है? आप कहते थे 1000 करोड़ से ऊपर निकल गया, इनको सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी। सुनना, सीएसआर तो लगेगा उनके ऊपर, लेकिन कमेटी तभी बनानी है जब आपका ये खर्चा 50 लाख से ज्यादा का निकल रहा हो। कैलकुलेशन से कितना खर्च कर रहे हो वो नहीं, जो आपने कैलकुलेशन किया। मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से तो हमारा 40 लाख ही आता है, करूं बोले 70 लाख, लेकिन आ तो 40 लाख रहा है, तो फिर हमको सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। और जो सीएसआर का सारा काम है वो बोर्ड ही कर लेगा। फंक्शन ऑफ सच कमेटी प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन शैल इन सच केसेस डिस्चार्ज बाय द बोर्ड। अल्टीमेटली कमेटी बोर्ड में से बनती है, तो वो कह रहे हैं कमेटी क्यों बनाते हो? हाँ, अगर बाय चांस खर्चा 55 लाख का 50 लाख से डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस हो तो नहीं बनानी है। मतलब क्या हुआ बच्चों इसका? डज नॉट एक्सीड 50 लाख
यानी कि अगर 50 लाख या उससे ज्यादा का हो गया तो उस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, सीएसआर कमेटी हमको बनानी पड़ेगी, और सीएसआर कमेटी बनानी भी पड़ेगी और वो सारे प्रोविजन फॉलो करेगी। और अगर 50 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है बच्चे लोगों, जैसे मेरे एग्जाम्पल में 40 लाख ही रहा, तो सीएसआर कमेटी नहीं बनाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही सीएसआर कमेटी के काम खुद ही कर देगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बराबर से। तो बहुत सीधा सीधा सा है, तो 50 लाख से एक्सीड करे तभी आपको ये बनाना है, ध्यान रखोगे आप इस पॉइंट का, एकदम सीधा सा पॉइंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोगों। आज एक्टिविटी विच आर इंक्लूडेड इन सीएसआर, चलो छोटा सा एक पॉइंट था बच्चों, सीएसआर में हम जो इतनी सारी एक्टिविटी शेड्यूल 7 में पढ़ते हैं, उसमें कोविड-19 के लिए एमसीए ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि ये चीजें भी आप उसमें इंक्लूड करो। स्पेंडिंग ऑफ सीएसआर फंड फॉर कोविड-19 इज एन एलिजिबल सीएसआर एक्टिविटी होगा। इट इज फर्दर क्लेरिफाई दैट स्पेंडिंग सीएसआर फंड फॉर आउट अवेयरनेस के लिए कोई कैंपेन आप चला रहे हो, कोई प्रोग्राम कर रहे हो, पब्लिक आउटरीच कैंपेन चला रहे हो, वैक्सीनेशन प्रोग्राम आप रखवा रहे हो, वो सब एलिजिबल सीएसआर एक्टिविटी मानी जाएगी। और ये आइटम नंबर 1 जो था बच्चों शेड्यूल 7 का सैनिटाइजेशन वाला वगैरह, ठीक है। सेकंड नंबर जहां प्रमोटिंग एजुकेशन था, या डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसको जो अपन लोग पढ़ते थे आइटम नंबर 12 के अंदर, उसके अंदर ये मान लिया जाएगा। पर आप बिल्कुल यहाँ पे ये पैसा खर्च कर सकते हो। प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर, जो भी आपका प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटाइजेशन जो 1 में था, एजुकेशन वाला था, मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें कवर माना जाएगा, ठीक है। स्पेंडिंग ऑन सेटिंग अप, बच्चों समझ रहा, अगर आप सीएसआर फंड को कोई मेकशिफ्ट हॉस्पिटल या टेम्परेरी कोविड केयर सेंटर, आप जानते हो कई बार हॉस्पिटल में जगह तो थी नहीं, तो कई सारी कंपनीज ने टेम्परेरी जो हॉस्पिटल्स बनवाए, कोविड केयर फैसिलिटीज दी, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो मोबाइल हॉस्पिटल्स थे, उन पर पैसा खर्च किया, वो भी एलिजिबल माना जाएगा। वो ये आइटम नंबर 1 and 12 बच्चों, वही हमारा हेल्थ केयर वाला पॉइंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें हम इसको सीएसआर एक्टिविटी में कवर करेंगे। क्लियर है, तो बहुत क्लियर हो गया। तो कोविड का टाइम 2 साल का ऐसा ही था कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी एग्जम्पशन दिया कि अगर आप इसमें भी पैसा खर्च कर रहे हो ताकि प्रमोट होइए, तो हम उसको सीएसआर का पार्ट मानेंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, फिर बच्चे लोगों सीएसआर के अमेंडमेंट रूल्स आ चुके हैं। जैसा मैंने आपको कहा बहुत जबरदस्त रूल्स है, आइए इन पे भी बात करनी पड़ेगी। क्योंकि सबसे बड़ा अमेंडमेंट बच्चों सीएसआर के अंदर ही हुआ, ये देख सकते हो आप, इतना सारा जो हमारा अमेंडमेंट है वो सारा सीएसआर थे, ये सारे हमारे सीएसआर के पॉइंट है जबरदस्त वाले, ठीक है। और देन सीएसआर के पॉइंट्स के बाद जाकर के हमारे कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट्स और बचेंगे जिन पर हमको बात करनी पड़ेगी। ये देखिए इतने अमेंडमेंट्स अभी अपने को और पढ़ने पड़ेंगे। जैसा मैंने आपको कहा था कि अमेंडमेंट्स काफी सारे हैं, काफी ज्यादा अमेंडमेंट्स हैं, इन पर अपने को बात करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो कहाँ गया भाई, यहां से अपने को बात करना शुरू करना है बच्चों। कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी अमेंडमेंट रूल्स 2021। अब नया क्या कर दिया गया बच्चों, इस बार सीएसआर का डेफिनेशन आपको दे दिया गया है, एकदम तगड़ा डेफिनेशन, नया डेफिनेशन आपको दे दिया गया पूरे सीएसआर का। तो सीएसआर मीन्स द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ कंपनी इन परसुएंस ऑफ इट्स स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन लेड डाउन इन सेक्शन 135, आपको पता ही है, accordance with the provision contained in these rules but shall not include, बच्चों बहुत जबरदस्त पॉइंट है, सेक्शन 135 के हिसाब से जो आप शेड्यूल 7 वगैरह के हिसाब से पैसा खर्च करते हो सब सीएसआर है, लेकिन सीएसआर में क्या इंक्लूड नहीं होगा वो देखिएगा, बहुत सारे पॉइंट नए आए हैं इसके अंदर। नंबर 1, कुछ पुराने पॉइंट है, कुछ नए पॉइंट है। हम लोग पहले भी जानते थे कि अगर कंपनी ने अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी काम किया, हम लोगों ने बात की थी, ठीक है, कि कंपनी, मान लीजिए कि कोई कंपनी कोई केमिकल प्रोडक्शन वाली कंपनी है, और वो केमिकल प्रोडक्शन वाली कंपनी मान लीजिए कोई स्कूल या कॉलेजेस की केमिकल लैब को ही पैसे डोनेट कर रही है, तो वो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का काम है, वो आप वैसे भी करते हो, रूटीन के अंदर करते हो, चैरिटी, क्योंकि आपके बिजनेस उससे प्रमोट होता है। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी की है तो वो आपके सीएसआर के अंदर काउंट नहीं होगी। लेकिन कोविड को देखते हुए बहुत जबरदस्त पॉइंट आया बच्चे लोगों, एनी कंपनी जो एंगेज है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ न्यू वैक्सीन, अभी आप जान रहे हो ऐसा खूब हो रहा है, या ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस इन देयर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मान लीजिए कि कोई कंपनी पहले भी क्या करती थी, तो जैसे हमारे यहाँ पे सीरम कंपनी जो है, अब पहले से ही कंपनियां वो रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैक्सीन, ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस का काम पहले से कर रही थी, उनके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का काम वही था, बराबर।
लेकिन अगर वो अब यहाँ पे कोविड से रिलेटेड कोई भी वैक्सीन, ड्रग या कोई भी इस तरह का मैटर वो यहाँ पे बनाती है, समझिएगा बराबर से, बहुत सीधा सीधा सा पॉइंट है। यानी क्या कहता है ये पॉइंट हमारा, इस पॉइंट को आप लोग समझना, कोविड से रिलेटेड अगर कोई भी, अभी उनका काम तो यही था, कंपनियों का काम वैक्सीन डेवलप करना ही था या मेडिकल डिवाइस डेवलप करना ही था, लेकिन अभी उन्होंने बोल दिया कि अगर कोविड से रिलेटेड कोई भी न्यू वैक्सीन, ड्रग या मेडिकल जो भी डिवाइसेस है उसके रिसर्च या डेवलपमेंट के ऊपर अगर वो पैसा खर्च कर रहे हैं तो अगले 3 सालों तक बच्चों अगर वो करते हैं तो उसको सीएसआर का पार्ट माना जाएगा। 20-21 अलाउड किया, 21-22 अलाउड किया, इवन 22-23 के लिए भी हमने अलाउड कर दिया कि हम उसको सीएसआर का पार्ट ही मानेंगे। भले ही वो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, लेकिन आप कोविड-19 से रिलेटेड अगर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो हम उसको आपके सीएसआर के एक्सपेंडिचर में काउंट मान लेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये रिसर्च या डेवलपमेंट आप खुद तो कर रहे हो, लेकिन साथ में आपका कोलैबोरेशन होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के साथ में जो आइटम नंबर 9 ऑफ शेड्यूल 7 में दे रखे हैं। याद आया बच्चों? शेड्यूल 7 उठा करके देखना, उसके 9 में हमने बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी है। इसमें कई गवर्नमेंट के ऑथोराइज रिसर्च सेंटर, डीआरडीओ वगैरह, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। उनमें से किसी के साथ आपका कोलैबोरेशन होना चाहिए। ऐसे ही आप खुद का कर रहे हो तो हम आपको ये जो सीएसआर में आपको मैं एग्जम्पशन दे रहे थे कि सीएसआर खर्चे में काउंट मान लेंगे, वो नहीं मानेंगे। भले आप वैक्सीन डेवलप कर रहे हो, कोविड के कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इनके आप कोलैबोरेशन के अंदर अगर काम कर रहे हो बकायदा तो हम आपको एग्जम्पशन देने वाले हैं। और डिटेल्स ऑफ ये सच एक्टिविटी जो है वो कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी डालेगी, बराबर। सच एक्टिविटी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन द एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर इंक्लूडेड इन बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट के अंदर अलग से आपको इसको डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा कि किस एक्टिविटी में आपने क्या कुछ खर्च किया कोलैबोरेशन के साथ में, तो यहाँ से एग्जम्पशन दिया गया। समझे बच्चों आप लोग? बहुत सीधा सा है। तो फिर से तो क्लियर कह दिया, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन कोविड वाली सिचुएशन में कंडीशनल हम आपको एग्जम्पशन दे देंगे। और देखो बच्चों, अगर कोई भी एक्टिविटी कंपनी करती है इंडिया के बाहर, आप पहले से जानते हो इंडिया के बाहर एक्टिविटी कर रहे हो, हम उसको यहाँ सीएसआर एक्सपेंडिचर में नहीं मानेंगे। लेकिन देखना, एक्सेप्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट पर्सनल रिप्रेजेंटिंग स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी या फिर नेशनल लेवल के ऊपर या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। बहुत बढ़िया बच्चों, समझना। अभी आप लोग जानते हो ओलंपिक्स में बहुत सारे मेडल्स हमारे यहाँ पे इंडिया के जो प्लेयर्स है वो लेकर के आए हैं। तो इंडिया के जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको अगर ऐसे ही किसी गेम में पार्ट लेने के लिए इंडिया के बाहर ट्रेनिंग दी जा रही है, आप जानते हो ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर जाते हैं, उस पर अगर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, इंडिया के बाहर पैसा खर्च कर रहे हैं, यहाँ से हमने यूके भेजा, हमारे मान लीजिए जो जेवलिन थ्रो करने वाला पर्सन है उस प्लेयर को अपने इंडिया के बाहर भेजा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और उसकी वहां पे ट्रेनिंग हो रही है और उसके लिए हम पैसा खर्च कर रहे हैं, बराबर। बहुत मीराबाई वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, उनको इंडिया के बाहर भेज रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं उनके ऊपर। तो पैसा भले इंडिया के बाहर खर्च हो रहा है, लेकिन इंडियन स्पोर्ट्समैन के लिए खर्च हो रहा है, तो वो पैसा सीएसआर एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। अदरवाइज बाहर पैसा खर्च करना सीएसआर एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता है, ठीक है, क्लियर मैटर है। फिर बच्चे लोगों, आप लोग जानते हो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया तुमने, सीएसआर का पार्ट नहीं है। अपने ही एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए पैसा खर्च किया, सीएसआर का पार्ट नहीं है, बराबर। या कोई स्पॉन्सरशिप कर रहे हो, भाई क्रिकेट मैच हो रहा है, आईपीएल हो रहा है, तुमने आईपीएल के लिए उसमें स्पोर्ट्स पे पैसा खर्च करना सीएसआर एक्टिविटी में काउंट होता है। लेकिन आपने आईपीएल का स्पॉन्सरशिप ले लिया है जिससे आपकी खुद की मार्केटिंग भी हो रही है, टी शर्ट सारे वो आपकी कंपनी के पहन के घूम रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, आपके स्पॉन्सर आपने कर दिया है, वो सीएसआर का पार्ट नहीं माना जाएगा बच्चे लोगों। और अगर कोई ऑब्लिगेशंस पूरा करने के लिए, है ना, कल को कोई ऑब्लिगेशन आया, कोई एम्प्लॉय का मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट कहता है कि आपको उस एम्प्लॉय को पैसा देना पड़ेगा और आपने दिया तो उसको सीएसआर का पार्ट नहीं माना जाएगा। या आपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस या पीएफ का पैसा भर दिया, वो भी सीएसआर का पार्ट नहीं माना जाएगा। लॉ के ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए पैसा दे रहे हो तो कभी भी सीएसआर का पार्ट नहीं होगा। ये अपने को इधर ध्यान में रखना पड़ेगा, बोलो समझे। तो ये सारी चीजें अब सीएसआर की डेफिनेशन में कवर नहीं है, बहुत सारी डेफिनेशन नई आ गई बच्चों। सीएसआर पॉलिसी का डेफिनेशन ये आप लोग सेल्फ ही पढ़ लोगे, आप सब जानते हो सीएसआर पॉलिसी क्या होता है, आप सेल्फ पढ़ सकते हो, है ना, इसमें मेरे पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है। चलो अब इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कुछ नए रूल आ गए भाई, सीएसआर को इम्प्लीमेंट कैसे करने का कई सारे नए रूल्स आए, आओ चेक करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के रूल्स। चलिए रूल्स को पढ़ना यहां से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो रूल्स कहां गए भाई, रूल्स ये रहे
तो पहला रूल कहता है बच्चे लोगों, रजिस्ट्रेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, एवरी एंटिटी कवर्ड हु इंटेंड टू अंडरटेक सीएसआर एक्टिविटी, जो भी एंटिटी सीएसआर एक्टिविटी कर रही है, शेल रजिस्टर इटसेल्फ विद सीजी, आपको सीजी के पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और उसके लिए CSR1 का फाइल रहेगा बराबर से। बाय फाइलिंग द फॉर्म CSR1 इलेक्ट्रॉनिकली विद द रजिस्ट्रार विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से क्या करना पड़ेगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन CSR में करवाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट जो कंपनियां पहले से अगर हैं, मतलब पहले से जो CSR प्रोजेक्ट चला रही हैं 1 अप्रैल 2021 के पहले से, उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म CSR1 shall be signed and submitted electronically by the entity and shall be verified, डिजिटल वेरिफिकेशन होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस या CS या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इसको अप्रूव करेगा। बहुत सिंपल बात है, ठीक है। CSR1 जब आप सबमिट कर दोगे पोर्टल के ऊपर तो एक यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और देन फिर आप CSR एक्टिविटीज में उस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अब जरूरी रिक्वायरमेंट कर दी गई। चलिए, अब अगर कंपनी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज करना चाह रही है तो भी करे, काय के लिए, डिजाइन करने के लिए, मॉनिटर या इवैल्यूएशन करने के CSR प्रोजेक्ट का या प्रोग्राम का एज पर CSR पॉलिसी, एज वेल एज कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर देयर ओन पर्सनल फॉर CSR। चलेगा भाई, अगर कंपनी चाहे तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी मदद ले सकती है CSR प्रोजेक्ट्स का जो डिजाइन करना है, मॉनिटर इवैल्यूएशन करना है, और या फिर कोई उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, खुद के मतलब बाहर से भी मदद ले सकती है, खुद के ही लोगों से भी वो काम जो है वो करवा सकती है। सिंपल सी बात है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे, सिंपल याद रखो, आपको ये सब याद रखने का जरूरत नहीं। जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि भाई ये अलाउड है, इनकी आप मदद ले सकते हो, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी लिस्ट में कवर है, उनकी आप मदद यहाँ पे ले सकते हो। चलिए, फिर आप लोग सब जानते हो बच्चे लोगों, यहाँ पे हम लोग जानते थे कि कंपनी जो भी पैसा खर्च करेगी वो सेक्शन 8 कंपनीज के थ्रू करती है बराबर, चाहे तो खुद की फ्रेम कर ले, चाहे किसी के साथ मिलकर के फ्रेम कर ले, किसी सोसाइटी के थ्रू कर सकती है, ट्रस्ट के थ्रू कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई फ्रेमिंग के थ्रू कर सकती है, जिसका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो उनके थ्रू कर सकती है। ये सारे प्रोविजन आपने पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है। उन्हीं के अंदर ये सारे पॉइंट आगे और ऐड हुए हैं। कंपनी में ऑल्सो कोलैबोरेट विद अदर कंपनीज फॉर अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट और प्रोग्राम फॉर CSR एक्टिविटी सच ए मैनर जो CSR कमिटी ऑफ रेस्पेक्टिव कंपनीज आर इन पोजीशन टू रिपोर्ट सेपरेटली ऑन सच प्रोजेक्ट और प्रोग्राम इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। बहुत सिंपल है। अगर दोनों कंपनीज की CSR कमिटीज डिसाइड करें तो दो या दो से ज्यादा कंपनियां मिल के भी साथ में कोई प्रोजेक्ट को चला सकती है, ठीक है। और दोनों को उसके लिए अलग अलग रिपोर्टिंग जो है वो करनी पड़ेगी, अपन जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। फंड डिसबर्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट जो फंड है सो डिसबर्स हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस एंड इन मैनर अप्रूव बाय इट। बहुत सीधा सा है कि बोर्ड ये डिसाइड करे कि जो भी CSR कंपनी ने रिकमेंडेशन भेजा था, जैसे मैंने कहा था आपको 40 लाख आपको एक साल में खर्च करना था हमारी कंपनी के हिसाब से, तो प्रॉपर तरीके से उसी पर्पस के लिए जो अप्रूव किया गया है वो यूटिलाइज हुआ है, और जो CFO है या जो भी अदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन बाय मैनेजमेंट वो उसको सर्टिफाई भी करे। तो ये तो आसान से प्रोविजन है कि फंड का डिसबर्समेंट प्रॉपर होना चाहिए। फिर बच्चे लोगों को मॉनिटर भी किया जा सकता है इन केस ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो 3 साल तक चलता है। The board of a company shall monitor an implementation of the project with reference to the approved timeline. Approved timeline के लिए 3 साल का 2 साल का टाइम दिया था, और ईयर वाइज एलोकेशन भी चेक करेंगे कि इस साल में इतना काम हो जाना चाहिए था, इस साल में इतना काम हो जाना चाहिए था, और जरूरत पड़ने पर अगर कोई मॉडिफिकेशंस करने पड़े तो वो भी करेंगे। और फॉर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन, है ना भाई, ऐसा नहीं कि एक बार शुरुआत में जो अपने आप को दे दिया तो एक बार जो कमिटमेंट कर दिया वो अपने आप की भी नहीं सुनते भाई, परिवर्तन संसार का नियम है। तो जो चेंजेस आते रहेंगे वो चेंजेस करेंगे विद इन द ओवरऑल परमिसिबल टाइम पीरियड, जो ओवरऑल परमिसिबल टाइम पीरियड है उसके अंदर ये पूरा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो बोर्ड जो है वो मॉनिटर करने का काम भी करेगा, टाइम टू टाइम पे कंडीशन चेंज करने के लिए भी परमिशन देगा, मॉडिफिकेशंस की परमिशन भी देगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर मैटर, कोई दिक्कत है नहीं। CSR कमेटी के भी कुछ नए रूल आए बच्चे लोगों, इनको भी देख लीजिए कि इसमें क्या हुआ। The CSR committee shall formulate and recommend to the board एनुअल एक्शन प्लान बना सकते हैं बच्चों। अब ये जैसा आपका CSR पॉलिसी है उसके हिसाब से आप क्या करोगे, एनुअल एक्शन प्लान बनाओगे, हर साल का एक बकायदा प्लान बनेगा, उसके हिसाब से काम करोगे। और विच शेल इंक्लूड द फॉलोइंग, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। सबसे पहला लिस्ट ऑफ CSR प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम जो अप्रूव्ड हुए और जो उस एरिया से रिलेटेड है, जो शेड्यूल 7 में हमने वो दे के रखे हैं, ठीक है। मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सच प्रोजेक्ट, कैसे आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, उसका तरीका क्या रहेगा वो अपने को देना पड़ेगा, ठीक है।
फिर मॉडलिटीज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल एंड प्रोजेक्टेड प्रोग्राम, बहुत सीधा सा है, कैसे यूटिलाइज करोगे, किस तरीके से काम करोगे, वो सब देना पड़ेगा। फिर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, बराबर, मॉनिटर जो ऊपर भी पढ़ा था वो कैसे करना है, रिपोर्टिंग उसकी कैसे होगी, पूरा एक एक्शन प्लान बनेगा साल भर का। डिटेल्स ऑफ नीड ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट, बच्चों भी आगे पढ़ने वाले हैं, इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ना है कि हम जो ये काम करवा रहे हैं उसका इम्पैक्ट कितना आया सोसाइटी के ऊपर, उसका भी एक असेसमेंट होता है, वो भी यहाँ पे उसकी डिटेल भी आएगी, आगे भी पढ़ भी लेंगे। प्रोवाइडेड दैट बोर्ड में ऑल्टर सच प्लान एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, बोर्ड को जब ठीक लगे वो इनमें चेंजेस कर सकता है एज पर रिकमेंडेशन ऑफ CSR कमिटी बेस्ड ऑन रीजनेबल जस्टिफिकेशन। तो अगर जैसे अपन टाइम पीरियड भी बढ़ाई रहेगा ऑनगोइंग का, तो वैसे ही अगर लगता है कि भाई कोई जस्टिफिकेशन है प्रॉपर और मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो इस प्लान के अंदर मॉडिफिकेशंस भी हो सकते हैं। तो बहुत कॉमन पॉइंट है ये वाले बच्चे लोगों। फिर एक बहुत जोरदार पॉइंट आया, पहले से था, थोड़ा सा और इसको देख लें। द बोर्ड शेल इंश्योर दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है वो शेल नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर, बराबर से समझिएगा। तो बहुत क्लियर कट हम लोगों ने बोल दिया बच्चे लोगों, 40 लाख रुपया अगर मुझे खर्च करना है तो बट ऑब्वियस खर्च करने के लिए मुझे कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, कुछ प्रॉपर प्लान करके मैं काम करूंगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के लिए लॉ अलाउ करता है 5%, पहले भी था अब भी था, बस अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का डेफिनेशन दे दिया इन्होंने, चेंज कर दिया, बाकी अब भी है। मतलब 40 लाख रुपए का मतलब 5% बच्चों 2 लाख रुपया, है ना, 2 लाख रुपया मेरा अलाउड एक्सपेंडिचर रहेगा, तो CSR का पार्ट ही माना जाएगा। मतलब ये कि 40 लाख की रिक्वायरमेंट मेरी निकल करके आई, पिछले 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज का जब मैंने 2% किया तो 40 लाख की रिक्वायरमेंट निकल के आई। अब 40 लाख का 5% यानी 2 लाख रुपया में एक्सपेंडिचर के लिए मेरे लिए अलाउड है। यानी कि अगर अब मैं 38 लाख रुपीस एक्सपेंडिचर करता हूं CSR पे और 2 लाख रुपया मेरा ओवरहेड का होता है, तो मिलाकर के 40 लाख रुपया मान दिया जाएगा कि मेरा CSR का खर्च हुआ। इससे ऊपर अगर खर्च करता हूं तो फिर वो CSR एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं माना जाएगा, बराबर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड CSR पे जो कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं उसका पार्ट नहीं माना जाएगा, बच्चों अपने को ध्यान रखना है। लेकिन सवाल ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनी फॉर जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बच्चों समझो, बराबर से जनरल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ CSR फंक्शन इन द कंपनी, बट शेल नॉट इंक्लूड द एक्सपेंसेस डायरेक्टली इनकर्ड, जो भी पढ़ा था, डिजाइनिंग करना, इंप्लीमेंट करना, मॉनिटर करना और इवोल्यूशन करना ऑफ अ पर्टिकुलर CSR प्रोजेक्ट। समझो, ऐसा होता है कि बड़ी कंपनी है, अब बड़ी कंपनी अपने CSR के इंप्लीमेंटेशन के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना देती है। भी ये 5 एम्प्लॉय, ये इनका डिपार्टमेंट, ये इनकी सैलरी, इनके खर्चे, वही माने जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब हमने एक एक्शन प्लान बनाया उस डिपार्टमेंट ने, और उस एक्शन प्लान में हमने कहा कि भी हम ट्रीज प्लांटेशन करेंगे या हम जो हिस्टोरिकल हमारी जो चीजें उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डिजाइन और इंप्लीमेंट करने का जो खर्चा होगा वो इस 5% वाले CSR एक्सपेंडिचर में नहीं काउंट होगा। बच्चे लोगों समझिएगा, ये वर्ड कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन या जनरल मैनेजमेंट। तो जनरल मैनेजमेंट का मतलब ओवरऑल जो आपने काम किया है, ओवरऑल जो डिपार्टमेंट बना करके आप पूरा काम कर रहे हो, वो खर्चा जो है वो आपका एग्जाम 5% तक माना जाएगा। लेकिन उसमें से हमारे एक्शन प्लान में एक प्रोजेक्ट पे हमने पैसा खर्च किया, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने किया, वो सब आपका पार्ट नहीं होगा इस 5% एक्सपेंडिचर वाला। ये अपने को सबसे मेन चीज ध्यान रखनी है, बराबर से समझे। अब बच्चे लोगों को समझना, बाई चांस CSR एक्टिविटीज जब हमने की तो उससे हमको कोई सरप्लस मिल गया, हमने जैसे कोई हेरिटेज है उसको हमने गोद लिया, अपन लेते हैं ना, अडॉप्ट कर लेते हैं। अब उसको अडॉप्ट करने के लिए लुक आफ्टर कर रहे हैं, फिर हमने ये सोचा कि भाई ऐसे ही लोग यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, अननेसेसरी प्रॉपर्टी को खराब भी करते हैं लोग, लिख देते हैं ना वो ऐसा वो क्या होता है, मिस्टर ए लव्स बी, ऐसा लिख देते हैं, बड़ा पिक्चर बना देते हैं, आई लव यू लिख देते हैं, आपने देखा होगा। तो ये सब जो चीज है, बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा मुझे नहीं पता, पर देखा तो होगा। तो हमने कहा यार ये हेरिटेज को हम तो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं और ये खराब कर दे, तो हमने क्या किया, फीस लगा दिया, 50 रुपया एंट्री फीस लगेगा, तभी अंदर आने को मिलेगा। वैसे करने वाले तो अंदर आगे भी कर लेंगे, या जिसको करते हुए देखा गया ऐसा कोई डिजाइन बनाया, 500 रुपए का पेनल्टी लगेगा। अब ये जो पैसा है ये उस कंपनी के पास आना शुरू हो गया। तो कंपनी तो हेरिटेज पे पैसा खर्च कर रही थी CSR एक्टिविटी के ऊपर, और इधर तो हमको सरप्लस हो गया, इनकम हो गया। तो क्या ये इनकम हम रख सकते हैं क्या? जी नहीं,
ये इनकम सेक्शन 8 कंपनी जैसा करती थी, वापस से री इन्वेस्ट कर दो, उसी सीएसआर में री इन्वेस्ट कर दो। समझ रहे हो आप बात को? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके अगले साल के सीएसआर के ऑब्लिगेशन का पार्ट मान लिया जाए। सुनना कैसे हुआ, मैंने आपको कहा हमने 21-22 में बच्चे लोगों 40 लाख रुपया आपको खर्च करना था, जो हमने पूरा 40 लाख मान लो खर्च कर दिया, पूरा किया। किसी हेरिटेज को हमने मतलब प्रोटेक्ट किया और उस हेरिटेज पे आने की फीस लगाई, उस फीस से बच्चे लोगों हमको 5 लाख का इनकम हो गया है। तो अब आप इस 5 लाख को वापस से लगा दीजिए उसी प्रोजेक्ट के अंदर, या और कोई प्रोजेक्ट के अंदर आपको लगाना हो, नहीं तो उसी प्रोजेक्ट में वापस से इन्वेस्ट करिए। अब क्या हुआ, अगले साल 22-23 के अंदर 22-23 में हमारे सर पे रिक्वायरमेंट आई कि हमको 50 लाख रुपया सीएसआर पे खर्च करना है। तो हमने कहा सिर्फ 50 लाख खर्च करना है, पिछली बार जो हमने 5 लाख सरप्लस कमाया था वो हटा दो इसमें से, अब हमको 45 लाख ही खर्च करना है। लॉ कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता, गलत है ये। 50 लाख तो तुमको इस बार वाला खर्च करना ही है, प्लस पिछली बार जो सरप्लस 5 कमाया उसको भी मिला करके टोटल 55 खर्च करो। वो पैसा तो जो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे रे मेरा, समझ रहे हो, वो उधर ही जाएगा। अलग से आपका जितना लाइबिलिटी है वो तो उतना का उतना 50 था उस बार का, मान लो अगले साल का तो 50 रहेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। जस्ट फॉर एग्जांपल अपन ने लिया है, बाकी अमाउंट कैसे निकलता है आप लोग जानते हो। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज का 2% हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं। तो एनी सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ सीएसआर एक्टिविटी शेल नॉट फॉर्म ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। पहली चीज तो ये 5 लाख रुपए जो आपने कमाए ये आपके प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, पीएनएल के अंदर डाल दो, है ना। और शेल बी प्लफ बैक इनटू द सेम प्रोजेक्ट, इसका मतलब वही कि उसी प्रोजेक्ट में वापस से लगा दिया जाएगा, ठीक है। और या तो उसी प्रोजेक्ट में वापस लगा दो, या हमेशा की तरह बच्चों अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, पर अगले 3 साल तक खर्च करो ना उसका, अपन ने पढ़ा था बराबर। और फिर भी अगर, या फिर आपके पास आखिरी ऑप्शन तो है ही है, स्केड्यूल 7 में ट्रांसफर कर दो बच्चे लोगों फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 6 महीने के अंदर। चलो आपको 3 ऑप्शन हमने दे दिया, 3 में से कोई ऑप्शन यूज कर लो। या तो उसी प्रोजेक्ट में पैसा वापस लगा देने का, वही प्रोजेक्ट में पैसा वापस खर्च कर देने का, नहीं तो अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दो, अगले 3 साल तक उसको खर्च करते रहना, एनुअल एक्शन प्लान के अंदर लग जाएगा, आपके काम आ जाएगा। और फिर भी नहीं होता है कुछ भी तो शेड्यूल 7 के अंदर डाल दो भाई। शेड्यूल 7 के जो फंड स्पेसिफाई हैं उनके अंदर उस पैसे को डाल दीजिए, कहानी खत्म करिए। ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। सीधा सीधा सा मैटर है बच्चे लोगों, यहाँ पे अपन लोग इस बात को ध्यान में रखने वाले, समझ गए सब लोग बराबर। अगले पॉइंट के ऊपर बात करें, वेयर अ कंपनी स्पेंड। अच्छा ये अपना वही वाला पॉइंट आ गया बच्चों, अगर जितना खर्च करना था उससे ज्यादा खर्च कर दिया, वेयर द कंपनी स्पेंड एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड 135.5, ये 135.5 जो कंट्रीब्यूशन की बात थी उसकी बात हो रही है। अगर 135.5 पे मुझे 40 लाख रुपए खर्च करने थे और मैंने 40 की जगह एक्सेस यानी 50 लाख खर्च कर दिए, तो अगले 3 साल तक मैं उसको सेट ऑफ करवा सकता हूं। चलेगा, अगले 3 साल में सेट ऑफ करवाओ उसको, इस्तेमाल कर लो। 2 काम आ सकता है, अगले साल मुझे 50 लाख खर्च करने थे, 10 लाख का सेट ऑफ मिल जाएगा, मुझे 40 लाख ही खर्च करना रहेगा। समझ गए बात को? आगे क्या बोला, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है, द एक्सेस अमाउंट अवेलेबल फॉर सेट ऑफ शैल नॉट इंक्लूड द सरप्लस। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, एक्सेस अमाउंट का मतलब वही एक्सेस जितना एक्चुअल खर्च हुआ, तो सरप्लस वापस से आपने लगाया वो एक्सेस का पार्ट कभी भी नहीं माना जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है बच्चों। तो सरप्लस का तो कुछ नहीं करना है, सीधा उसी में लगाओ, नहीं तो अनस्पेंड में डालो, नहीं तो फंड में डाल के खत्म करो। उसका कोई सेट ऑफ एड आपको नहीं मिलने वाला, ये आप लोग मेनली ध्यान में रखोगे बच्चे लोगों। समझ में आया बात आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। The CSR amount may be spent by a company for creation or acquisition of capital asset। अभी एक पॉइंट और है बच्चे लोगों, लॉ कहता है कि अभी आप क्या कर सकते हो कि जो CSR पे पैसा खर्च करते हो ना, आप इतना जो सोचते हो ना, वो आप किसी कैपिटल एसेट पे भी लगा सकते हो। चलेगा आपको, कैपिटल एसेट पे लगाओ भाई, अलाउड है। कैपिटल एसेट परचेज कर लो, क्रिएट या एक्वायर कर लो, क्रिएट या एक्वायर कर लो एसेट को, तो हमको चलने वाला है भाई, बिल्कुल हमको चलने वाला है, कोई टेंशन नहीं है, आप ये कर सकते हो, ठीक है। लेकिन द सीएसआर अमाउंट मे बी स्पेंड बाय कंपनी फॉर क्रिएशन और एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट पे खर्च करो, तो भी हम उसको सीएसआर का पार्ट मान लेंगे, चलेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, ये हेल्ड कौन करेगा? कंपनी जो पैसा खर्च कर रही है वो नहीं, ये एसेट फिर आपने जो सेक्शन 8 कंपनी एस्टैब्लिश की थी, या जो ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया था, या जो रजिस्टर्ड सोसाइटी जिसके थ्रू पैसा खर्च कर रहे हो, जिसके पास वो सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए, जो यूनिक नंबर मिलेगा बराबर, और जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए हो, वो हेल्ड करेगी भाई। उनके थ्रू ही आप काम करवा रहे हो तो हेल्ड वो करेंगे,
आपकी तरफ से तो डोनेट हो गया एक तरह से, CSR मान लिया जाएगा, या फिर बेनिफिशियरीज ऑफ द CSR प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप कलेक्टिव एंटिटीज हो सकता है। कोई मान लीजिए जो बेनिफिशियरीज है आपके प्रोजेक्ट के, आपने वहां मशीन लगा दी है ना, जहां पैसा, जैसे स्कूल्स वगैरह के अंदर आपने कोई कैपिटल एसेट डाल दी है, ठीक है, तो वो इसी स्कूल डेवलप कर रहे थे आप, तो वहां आपने कोई ऐसी मशीन ला करके लगा दी है, तो उनके पास ही रहेगी, वो आपकी नहीं मानी जाएगी, वो चलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब वही हो गया कि जहां आपने उन ग्रुप्स को दे दिया, वो मशीन आपने वहां लगवा दी, या कोई भी कैपिटल एसेट आपने उनके लिए ले ली, बिल्डिंग आपने ले ली उनके लिए, तो वो उन्हीं की मानी जाएगी, आपकी ओनरशिप में नहीं रहनी चाहिए। या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर करो, बराबर, वो एक्वायर या क्रिएट, फिर पब्लिक अथॉरिटी जो भी है, जो अपन ने पढ़ी हुई है, वो अथॉरिटीज उसको हेल्प करे। तो अपने शेड्यूल 7 के अंदर भी काफी सारी अथॉरिटीज हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे एक और चीज बोल दिया, प्रोवाइडेड दैट कोई भी कैपिटल एसेट जो आपने क्रिएट किया था इन CSR रूल के आने से पहले, ये जो CSR रूल आए हमारे, उसके पहले से अगर आपने कैपिटल एसेट लेके रखी है, shall within a period of 180 days from such commencement comply with the requirement of this rule। तो ये रूल आने के 180 दिन के अंदर अंदर आपको कैपिटल एसेट, फिर अगर इनके नाम पे नहीं है तो इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा, बराबर। सेक्शन 8 कंपनी को या चैरिटेबल वाली को या सेल्फ हेल्प ग्रुप को या पब्लिक अथॉरिटीज को उनको दे दीजिए, उनका एक्विजिशन में चला जाना चाहिए 180 दिन में। और अगर फर्दर पीरियड कोई और डिमांड करें बोर्ड को, अगर ठीक लगे तो 90 डेज का टाइम पीरियड और मिल सकता है। फर्दर पीरियड नॉट मोर देन 90 डेज विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। अगर कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो और बोर्ड का अप्रूवल ले लो तो 180 दिन के साथ में प्लस 90 डेज आपको और मिल जाएगा एक्स्ट्रा। उसमें आपको ये सेक्शन ये जो प्रोविजन है इसको फॉलो कर लेना चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर बच्चे लोगों को बहुत इजी पॉइंट आया, CSR रिपोर्टिंग, बस CSR का पॉइंट आखिरी बच्चों खत्म होने जा रहा है। The board report of a company covered under these rules pertaining any financial year shall include annual report on CSR containing particular specified in Annexure 1 और 2। बस नाम याद रखने बच्चे लोगों आपको, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर हम ये सारा कुछ एनुअल रिपोर्ट में CSR को डिस्क्लोज करेंगे, आप लोग सब जानते हो। फॉरेन कंपनीज के केस में बच्चों जो बैलेंस शीट फाइल होती है अंदर सेक्शन 381(1)(b फॉरेन कंपनीज के लिए होता है, उसके अंदर भी ये एनुअल रिपोर्ट आएगी कि आपने CSR पे कितना पैसा खर्च किया। जो भी एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 के अंदर परफॉर्मेंस दिए हुए हैं वो भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे लोगों। नया पॉइंट आप लोगों का ये बहुत जबरदस्त है फिर से। सर कितने नए पॉइंट है, जबरदस्त है बच्चे लोगों। फिर से एक नया पॉइंट आया, एवरी कंपनी हैविंग एवरेज CSR ऑब्लिगेशन ऑफ 10 करोड़ रुपया और मोर इन परसुएंस ऑफ 135(5) इन द इमीडिएटली प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल अंडरटेक, शैल लगा दिया बच्चों, इम्पैक्ट असेसमेंट। अभी मैंने आपको कहा था इम्पैक्ट का मतलब हमने जो पैसा खर्च किया उसका इम्पैक्ट कितना आया। तो मान लीजिए बच्चे लोगों हमने क्या किया, 3 साल मान लेते हैं, अभी से मैं 3 साल ले लेता हूं, 21-22, 22-23 और 23-24, है ना। इन 3 सालों में बच्चों मान लीजिए कि हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है 10 करोड़ रुपीज और मोर अगर आपका ऑब्लिगेशन रहा। तो मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, बच्चे को ज्यादा टेंशन में नहीं जाता। 10 लाख 10 लाख 10 लाख सॉरी 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ रुपीज हमने तीनों सालों के अंदर हमारा CSR ऑब्लिगेशन आया था। इतना ऑब्लिगेशन को इंसिडेंटली इतना ही आया, तीनों साल 10-10 करोड़ का आया। अब आप जानते हो इसका एवरेज अगर मैं निकालूं तो 10 करोड़ आएगा, ठीक है। लॉ क्या कहता है, अगर पिछले 3 सालों के अंदर आपका CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ रुपया उससे ज्यादा आया तो आपको इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा। तो ये जो हमारी कंपनी ए लिमिटेड है इसको अपना इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा कि हमारे इस पैसा खर्च करने का सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या आया है, बराबर से। और वो कौन करेगा, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगी, जो अप्रूव्ड एजेंसी होती है वो करेगी, ऑफ देयर CSR प्रोजेक्ट हैविंग आउटलेज ऑफ 1 करोड़ और मोर। बच्चों एक खासियत और है, अब जो भी हमने पैसा खर्च किया, लेकिन अब पैसा तो हमने हो सकता है किसी एक प्रोजेक्ट पे नहीं किया हो, कहीं पे 10 लाख खर्च किए, कहीं पे 20 लाख खर्च किए, कहीं पे 40 लाख खर्च किए, ऐसे खर्च किए हो, तो सबका इम्पैक्ट देखने की जरूरत नहीं है। पहली रिक्वायरमेंट, किन कंपनीज पे इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, नंबर 1 पिछले 3 साल का उनका जो प्रॉफिट का एवरेज नहीं है, CSR का एवरेज बच्चों, CSR इस बार प्रॉफिट का एवरेज नहीं, पिछले 3 सालों में आपने जो CSR पे पैसा खर्च किया उसका एवरेज निकाला तो 10 करोड़ या उससे ज्यादा आया तो आपको इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा। वो एजेंसी से करवाइए, उसकी रिपोर्ट जाएगी, बराबर। लेकिन सारे खर्चों का नहीं, ऐसे खर्चे बच्चे लोगों जो 1 करोड़ या मोर के हैं, 1 करोड़ या उससे ज्यादा के अगर खर्चे आपने किए हैं तभी उनका उन्हीं खर्चों का असेसमेंट होगा
और बच्चे लोगों एक और बहुत जबरदस्त चीज है, विच हैव बीन कंप्लीटेड एटलीस्ट 1 ईयर, बराबर, यानी जिनको खर्च किए 1 साल कंप्लीट हो चुका है। मतलब बहुत सीधी सी बात है, 2 महीने पहले खर्च किया, 3 महीने पहले खर्च किया, 6 महीने पहले खर्च किया, तो इम्पैक्ट कैसे आएगा? कई सारी चीजों में इम्पैक्ट हाथों हाथ थोड़ी आता है, इम्पैक्ट उसका आएगा 1 साल बाद, नॉर्मली अपन मानते हैं। तो 1 साल अभी तक अगर नहीं हुआ है तो फिर आपको उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कंडीशंस देखना दोनों के बीच में एंड समझो। सबसे पहला रूल, इम्पैक्ट असेसमेंट किन कंपनीज को करवाना है? सर, जिनका CSR ऑब्लिगेशन का एवरेज अगर निकाले पिछले 3 साल का तो 10 करोड़ या उससे ज्यादा आ रहा है भी, हमने करवा लिया, ओके। अब इतने सारे खर्चों में सबका करवाने के नहीं सर, 2 कंडीशन है। एक तो 1 करोड़ या उससे ज्यादा के खर्चे होने चाहिए, लेकिन साथ में ये भी 1 साल से ज्यादा टाइम उन खर्चों को किए हो गया है, उन कंट्रीब्यूशन को CSR पे पैसा खर्च किए 1 साल या उससे ज्यादा हो गया है। अच्छा, खर्चे 20 लाख के ही है और उनको 1 साल से ज्यादा हो गया है, नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि 1 करोड़ जब तक नहीं हो हमको नहीं करना है। अच्छा, हमने खर्चा तो 1.5 करोड़ का किया है, लेकिन अभी 3 महीने पहले ही 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए CSR के ऊपर, तो क्या इसका भी इम्पैक्ट असेसमेंट होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी इनको 1 साल पूरा नहीं हुआ है। समझे आप बात को? सारी कंडीशन समझना, बराबर। पर ये कौन करेगा बच्चों? इंडिपेंडेंट एजेंसी, जैसे अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है ना, वैसे ही इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती है, वो इसका इम्पैक्ट असेसमेंट करती है। और ये जो रिपोर्ट है बच्चों, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास आएगी, और जो आपने एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR बनाई थी उसके साथ ही अनेक्स्ट हो जाएगी, उसके साथ ही लग जाएगी ये रिपोर्ट। तो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बच्चे लोगों एक और बहुत जोरदार पॉइंट, आखिरी जोरदार पॉइंट इससे रिलेटेड, अब कंपनी अंडरटेकिंग। अब ये जो आप इम्पैक्ट असेसमेंट करवा रहे हो और उसका जो पैसा खर्च कर रहे हो, वो भी आपके CSR का जो एक्सपेंडिचर 5% अलाउड वाला था ना, उसमें मान लिया जाएगा। आओ देखते हैं पहले। A company undertaking impact assessment may book the expenditure towards CSR. Okay. मतलब हम आपको इसका खर्चा जैसे वो 5% वाला मान रहे थे ना, वैसे ये भी CSR एक्सपेंडिचर में CSR कंट्रीब्यूशन का पार्ट मान लेंगे, which shall not exceed, लेकिन ये इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए 5% of the CSR expenditure of that financial year or 50 lakh rupees whichever is less. आओ करते हैं। सपोज करो बच्चे लोगों 3 साल का आपने एवरेज निकाला, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 करोड़ आ रहा है। मतलब बच्चे लोगों 24-25 में अपने को इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा। क्या कहते हो आप लोग? समझे आप लोग मेरी बात को? 24-25 में अपने को इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं 24-25 में हमारी CSR की जो रिक्वायरमेंट आई थी बच्चों, वो आई थी 20 करोड़। ये हमने जब पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज किया तो निकाल करके आया कि 20 करोड़ रुपया हमको CSR पे खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। उसी साल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करवाना है, और इम्पैक्ट असेसमेंट करवाने में बच्चों हमारे करीब करीब सोचो 25 लाख रुपए खर्च हो गए। इम्पैक्ट असेसमेंट में जो एजेंसी को हमने पैसा दिया वो 25 लाख दिया। अब सोचो, यहाँ पे ध्यान से देखना, CSR पे हमको खर्च करना था इस साल 20 करोड़। अब ये जो 25 लाख रुपया हमने इम्पैक्ट असेसमेंट पे खर्च किया, वो भी CSR का पार्ट ही माना जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है वो चेक कर लो। कितना खर्चा अलाउड है? खर्चा अलाउड है बच्चों 5% ऑफ द टोटल CSR एक्सपेंडिचर। तो 20 करोड़ का 5% कितना होता है बच्चों? 50 लाख रुपया आया। कोइंसिडेंटली 50 लाख ही निकल गया मेरा। चलो 50 लाख रुपया, 50 लाख ही हुआ ना, ठीक है। 20 करोड़ का 5% नहीं, 50 लाख क्यों हुआ? 50 लाख ही हुआ क्या बच्चों? चेक करो फटाफट से। 1 करोड़ रुपया हो गया ना, 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ हो गया। 50 लाख कहाँ हुआ भाई? 50 लाख को लिमिट दे रखी है, 1 करोड़। 1 करोड़ रुपीस और 50 लाख रुपीस विच एवर इज लेस। तो पहले लिमिट निकालनी पड़ेगी। जितना उस साल का CSR का मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, उसका मुझे करना पड़ेगा बच्चों 5%। तो वो तो आया 20 करोड़ का 5% जब मैंने किया बराबर से, तो मेरा कितना आया? 1 करोड़ रुपया आ गया, ठीक है। 1 करोड़ और 50 लाख में से लेस कितना है बच्चों? 50 लाख। और मेरा तो खर्चा कितना हुआ है? ये मेरा इम्पैक्ट असेसमेंट का खर्चा तो 25 लाख रुपए ही हुआ है। टेंशन क्या है? 25 लाख ही हुआ है, तो ये 25 लाख पूरा का पूरा अलाउड रहेगा बच्चों। यानी इस बार CSR में ये 25 लाख मेरे CSR का ही पार्ट मान दिया जाएगा,
और मुझे फिर CSR पे खाली 19.75 करोड़ रुपए खर्च करना रहेगा। बाकी जो आपका बाकी एक्सपेंडिचर है 5% वो अलग है, वो तो है ही है, लेकिन ये भी आपका CSR का पार्ट मान लिया जाएगा बच्चों, अलाउड माना जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। समझ गए बात को? बहुत सिंपल है। लेकिन आपने 3 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, बच्चों लोगों सुनना, आपने ये इम्पैक्ट असेसमेंट का 3 करोड़ खर्च कर दिया, तो 3 करोड़ अलाउड नहीं माना जाएगा। फिर 1 करोड़ और 50 लाख में से जो लेस है, लेस कितना है 50 लाख है, तो 50 लाख रुपया ही अलाउड माना जाएगा। 3 करोड़ हम कोई अलाउ नहीं मानेंगे आपका, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बच्चे लोगों CSR एक्टिविटीज को बोर्ड जो आजकल क्या करेगा, मैंडेटरीली डिस्क्लोज करेगा कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी, आपकी CSR पॉलिसी और प्रोजेक्ट को वेबसाइट के ऊपर पब्लिक एक्सेस के लिए, अगर कंपनी का वेबसाइट है तो आपकी कमेटी कौन में कौन कौन है, CSR पॉलिसी क्या है, आपके प्रोजेक्ट्स क्या है, वो सारे आपको वेबसाइट के ऊपर भी डालने पड़ेंगे। ये आपके CSR में इतने सारे चेंजेस हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो बहुत आराम से पढ़ना, जरूरत पड़े तो लेक्चर को बार बार देखना, लेकिन CSR वाले पॉइंट्स को अभी करना बहुत जरूरी हो गया बच्चे लोगों। ध्यान रखिएगा, काफी सारे चेंजेस हमने अब CSR में कर दिए। पिछले 3 साल का एवरेज हम लेते हैं प्रॉफिट का, 3 साल नहीं हो तो जितने साल हुए उसका एवरेज ले लेना चाहिए बराबर। फिर हमने कहा कि अगर हमने ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है तो अगले 3 साल तक आप कैरेट फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। उस कैरेट फॉरवर्ड को कैसे करना है ये भी हम लोगों ने बात कर लिया कि अगर आपने ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है तो ज्यादा पैसे को आप कैसे कैसे एडजस्ट करोगे, वो भी हमने बात कर लिया कि 3 साल तक, अगले 3 साल में आप उसको कैरेट फॉरवर्ड कर दीजिए और कैरेट फॉरवर्ड करके आप उसको पूरा राइट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, क्या नहीं कि 3 साल के बाद भी अगर बच्चों कुछ भी पैसा बच गया तो क्या फंड में डालना है क्या? जी नहीं, वो तो आप ऑलरेडी पैसा खर्च कर चुके हो, वो अनस्पेंड अकाउंट की बात थी, तो प्रोविजन मिक्स नहीं कर देने अपने को। वो हमारी बात ये थी कि अगर पैसा कम खर्च हुआ है तो क्या करना है, तो हमने पहले ही कह दिया कि अगर पैसा कम खर्च हुआ है तो जितना पैसा कम खर्च हुआ है, 2 बातें होंगी, या तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अंदर होगा या फिर नहीं होगा। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अंदर वो पैसा है, ठीक है, उसमें अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आप 30 दिन के अंदर अनस्पेंड अकाउंट में डाल दीजिए, अनस्पेंड CSR अकाउंट, 3 साल तक उसमें खर्च करिए, और नहीं तो फिर शेड्यूल 7 के फंड में डाल दीजिए। और अगर आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो सीधा सा आप क्या कर सकते हैं, सीधा डायरेक्टली फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर आप ये पैसा शेड्यूल 7 के किसी फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर बाय चांस ये पैसा खर्च करने से हमको कोई सरप्लस हो गया है तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, तो आप इससे इन्वेस्ट कर दीजिए सरप्लस को, या फिर अगेन 30 दिन के अंदर आप ये पैसा ट्रांसफर कर दो, कहाँ पे, अनस्पेंड CSR अकाउंट के अंदर, वहां से पैसा 3 साल तक खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इस सरप्लस को आप क्या कर सकते हैं, शेड्यूल 7 के अंदर डाल दीजिए, शेड्यूल 7 के किसी फंड के अंदर 6 महीने के अंदर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। ये अपना सीधा सा प्रोविजन था जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए जी, अब बच्चे लोगों, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल विद रजिस्ट्रार 137 की एक पेनल्टी चेंज हुई है बच्चे लोगों। पुराना प्रोविजन आपका ये था, और पुराने प्रोविजन की जगह नया प्रोविजन क्या आया बच्चे लोगों, फॉर दी बट 1000 रुपीज फॉर एवरी ईयर ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यू बट शेल विच नॉट मोर देन 10 लाख रुपीज। इसकी जगह पे अब चेंज होकर के ये हो गया बच्चों, फॉर दी बट 1000 रुपीज, ये 10 लाख रुपीज, यहां तक का जो मैटर था, चेंज क्या हो गया, द वर्ड 10,000 रुपीज कर दिया गया, एंड इन केस ऑफ कंटिन्यू फेलियर पेनल्टी पर डे 100 रुपए ईच डे, और जब तक गलती चालू रहती है मैक्सिमम बच्चे लोगों 2 लाख रुपया कर दिया गया। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए बराबर से। तो ये जो 1000 रुपया था पेनल्टी लायबल विद फाइन, 1000 रुपए की जगह क्या कर दिया बच्चों, 10,000 रुपीज डायरेक्ट पेनल्टी कर दी, पर डे 1000 की जगह 100 रुपया कर दिया, और मैक्सिमम 10 लाख की जगह बच्चों 2 लाख रुपया कर दिया है, और एक डायरेक्ट पेनल्टी 10,000 की और ऐड कर दी है, चेंज कर दिया गया, ठीक है। फिर बच्चे लोगों, अगले वाले पॉइंट में आप जो देख रहे हैं, ये 1 लाख रुपीज जो MD ऑफिसर वगैरह के लिए था, इस 1 लाख की जगह 10,000 रुपीज सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, और ये मैक्स आपका जो 5 लाख रुपया था बच्चों, उसकी जगह पे 50,000 सब्स्टिट्यूट हो गया, ये 50,000 रुपया हो गया बराबर से, और ये 1 लाख की जगह 10,000 रुपया हो गया। ये चेंजेस यहाँ पे कर दिए गए जो अपने को ध्यान रखना है, खत्म हो गया। आखिरी चैप्टर बच्चे लोगों, लेकिन कुछ खतरनाक चेंज इसके अंदर भी है। खतरनाक तो क्या है, बस कुछ पढ़ने में खतरनाक है, बाकी चीजें बहुत सिंपल है। ऑडिट एंड ऑडिटर के अंदर ये कुछ पनिशमेंट्स के चेंजेस है बच्चे लोगों, जो अपने को बात करनी पड़ेगी, और 2 चेंजेस जो हैं उनकी कोई खास अपने को जरूरत तो नहीं है, फिर भी अपन बात कर लेंगे उसके ऊपर। देखिएगा, सेक्शन 140 रिमूवल रेजिग्नेशन वाले में जो हमारी पेनल्टी है बच्चे लोगों, उस पेनल्टी में चेंज कर दिया गया। सिर्फ क्या चेंज किया गया,
जो पेनल्टी में मैक्सिमम लास्ट में 5 लाख रुपीस था उसकी जगह पे 2 लाख रुपीस चेंज कर देना, बाकी सेम टू सेम। ओके, आगे बढ़ रहा हूं। 143 पावर्स एंड ड्यूटीज के अंदर बच्चों ये 143.15 के अंदर हमारी पेनल्टी दे रखी थी। अगर ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर जो भी है, अगर 143.12 के प्रोविजन फ्रॉड रिपोर्टिंग के फॉलो नहीं करते हैं तो उनके लिए पेनल्टी बच्चों मिनिमम 1 लाख रुपए से लगा के 25 लाख रुपए तक का था। चेंज कर दिया गया बच्चे लोगों, देखिएगा क्या चेंज कर दिया गया। उनके लिए लिस्टेड कंपनी के केस में पेनल्टी सीधे कर दी गई है 5 लाख रुपए बराबर, और अनलिस्टेड कंपनी, अदर कंपनीज के केस में पेनल्टी 1 लाख रुपया, ये चेंज कर दिया गया बराबर। जो पहले 25 लाख रुपए तक का पेनल्टी था, मिनिमम 1 से मैक्सिमम 25 लाख का डायरेक्ट पेनल्टी, लिस्टेड में 5 लाख और अनलिस्टेड कंपनीज में 1 लाख, ये अपने को चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, फिर बच्चों 147 का पेनल्टी भी चेंज हुआ थोड़ा। 147 के अंदर जो हमारा इनप्रिजनमेंट आता था, बच्चे लोगों समझ गए, 139 से 146 जो इनप्रिजनमेंट था 1 साल का, वो लाइन कर दी गई है ओमिटेड। आप लोग जानते हैं आजकल पे हटाई दी गई है लगभग। ठीक है, उसके बाद में बच्चों ये जो फाइन था ना, मिनिमम 10,000 से लगा के मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का, तो यहाँ पे हम लोग सब जानते हैं फॉर दी वर्ड 1 लाख रुपीस और विद बोथ द वर्ड 1 लाख रुपीस ही रह जाएगा आप, और बोथ वाली जो लाइन है सी पॉइंट आपका बिल्कुल हट जाएगा, यहाँ से और भी हट जाएगा, क्योंकि अब इम्प्रिजनमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आपका रह जाएगा 10,000 से लगा करके 1 लाख सीधा, और विद फाइन बोथ इम्प्रिजनमेंट सब कुछ हट गया। ठीक है, क्लियर बच्चों। उसी तरीके से एक और प्रोविजन आपका था 147(2) में जहां दिया हुआ था कि अगर ऑडिटर ने 139 में या 143 में या 144 में या 145 में डिफॉल्ट किया तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है, सिर्फ कितना सा चेंज है इसमें, 143 की पेनल्टी यहां से हटा दी गई। ठीक है, यानी पहले था कि भी अगर 139 तोड़ा, 143 तोड़ा, 144 तोड़ा, सब कुछ चेंज कर दिया गया या वही रखा गया, सब कुछ वैसा का वैसा। सिर्फ चेंज ये हुआ है कि इस पूरी लाइन के अंदर से 143 को अगर वो कॉन्ट्रावेंट करता है तो ये पेनल्टी अब उसके ऊपर नहीं लगेगी, हटा दी गई है ये पेनल्टी। 143 फॉलो नहीं करने वाली तो सेक्शन के अंदर ही दी गई है, वही पेनल्टी आप फॉलो करनी रहेगी, अलग से कुछ भी नहीं है। तो आपको ये 143 यहां से आप मेन सेक्शन से हटा देना है बच्चे लोगों, जो अंदर लिखा हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, अब बच्चे लोगों आखिरी पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए हैं। पहले आपको सेकेंड और थर्ड पढ़ाता हूं। नए हमारे कंपनी ऑडिटर रूल्स आ चुके हैं, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर अमेंडमेंट रूल्स। पहले सेकेंड और थर्ड पढ़ लो। क्या लिखा है इन्होंने क्लियर बोला है बच्चे लोगों कि न्यू प्रोविजन के अंदर रूल 11 कहता है अब किन चीजों के ऊपर और रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी बच्चे लोगों। इन 2 चीजों पे को भी ऑडिटर को इनको भी रिपोर्टिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा। जब आप कंपनीज की ऑडिट करोगे तो वेदर द डिविडेंड डिक्लेयर और पेड ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी इज इन कंप्लायंस विद सेक्शन 123, आप लोग जानते हो सेक्शन नंबर 123 के अंदर जो हम लोग कंप्लायंस करते हैं, जितनी भी कंप्लायंस हमारी होती है, जहां हम डिविडेंड वारंट इशू करते हैं, जहां हम ये चेक करते हैं कि डिपॉजिट्स के पेमेंट हुए कि नहीं हुए बराबर, जहां पे हम पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट को बताते हैं, या अगर हम सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो कंडीशंस पूरी होती है कि नहीं होती है, जो कुछ भी है, तो ऑडिटर अब इस चीज पे भी रिपोर्ट करेगा कि डिविडेंड पेमेंट करने में 123 की रिक्वायरमेंट पूरी हुई या फिर नहीं हुई बराबर। क्लियर। अब थर्ड वाला पॉइंट बच्चों पहले ही पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था 128 वाले सेक्शन में कि अगर कोई कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मेंटेन कर रही हैं तो उनको एक सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा जो ऑडिट ट्रेल देगा, सारी चीजें लिखेगा, कोई डिलीशन नहीं होगा, चेंजेस की डेट्स आएंगी। वो पूरा का पूरा पॉइंट यहाँ वापस आ गया बच्चों, ऑडिटर को उस पर भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। देख लो पूरा प्रोविजन वही है सेम। 1 अप्रैल 22 से जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे जिसमें ऑडिट ट्रेल होगी, जिसमें सारे कुछ चेंजेस वेंजेस होंगे, उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, और जिसको डिसेबल नहीं किया जाएगा, वो जो सॉफ्टवेयर आपने यूज किया है वो किया है कि नहीं किया है, ऑडिटर इस चीज को भी अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा। मैनेजमेंट से वो इस चीज पर रिप्रेजेंटेशन लेगा। बच्चों समझिएगा, वो मैनेजमेंट से इन चीजों के ऊपर रिप्रेजेंटेशन लेने वाला है कि भाई ये ऑडिट ट्रेल आपका इंक्लूड है कि नहीं है, और ऑडिटर इस पर भी अपनी रिपोर्ट देने वाला है। तो ये तो वही वाला पॉइंट जो आपने वहां पढ़ा था, उसी पर रिपोर्टिंग है। अब बच्चों आखिरी 2 पॉइंट, ये एग्जाम के हिसाब से ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका लैंग्वेज जो है बच्चे लोगों बहुत खतरनाक है और थोड़ा सा बैंड बजाने वाला लैंग्वेज है, लेकिन आपको मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, ज्यादा टेंशन मत लेना इसकी। नया प्रोविजन क्या आया बच्चे लोगों को समझना, वेदर द मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड दैट, मैनेजमेंट से हमको रिप्रेजेंटेशन लेना है
to the best of knowledge and belief other than as disclosed in notes to the accounts। मतलब जितना अकाउंट्स मतलब नोट्स टू द अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया उसके अलावा नो फंड्स हैव बीन एडवांस लोन और इन्वेस्टेड। पहले इतना समझ लो, बस इसमें ही सारा सार आ गया, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो हमको चल जाएगा। कई बार क्या होता है बच्चों लोगों, कंपनियां कई जगह पे डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकती हैं तो वो इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करती हैं। कंपनीज के इन्वेस्टमेंट पर, उनके लोन देने पर, उनके गारंटी प्रोवाइड करने पर, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने पर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। लॉ ने कई सारे प्रोविजन में रेस्ट्रिक्शंस लगाए, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये रूल्स जहां पे डायरेक्टली हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या करें, इनडायरेक्ट तरीके से इन्वेस्ट कर दें, बीच में किसी और पर्सन को दे दें। मतलब कई बार कंपनी ऐसा कर दे, कंपनी किसी पर्सन को पैसा दे दे और वो जाकर के आगे इन्वेस्ट कर दे, तो ऐसा तो कंपनियां नहीं कर रही हैं। वो चीज भी ऑडिटर को अब चेक करनी पड़ेगी ताकि जो मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स होता था, या जो अपना वो शुरुआत वाला केस था ना डिंशा मैनेजिंग पेटेंट जैसा, ऐसा कुछ नहीं हो जाए, ठीक है। या जो टायर एंड रबर कंपनी वाला था जहां सब्सिडरी कंपनी बना करके आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो मैनेजमेंट से ऑडिटर एक रिप्रेजेंटेशन लेगा कि जो आपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दिया अगर वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा कोई भी फंड कंपनी ने न तो कहीं एडवांस दिया किसी को, न लोन में दिया, न इन्वेस्ट किया, कहां से, वैदर कहीं से बोरो करके, चाहे प्रीमियम से, किसी भी सोर्स से, किसको, बाय द कंपनी टू एनी पर्सन एंटिटी इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज। कंपनी ने क्या किया, किसी पर्सन को दे दिया, किसी और एंटिटी को दे दिया, या फॉरेन एंटिटीज को दे दिया जिनको हम लोग इंटरमीडिएटरीज बोल रहे हैं, बराबर। और दैट द इंटरमीडिएटरी shall directly or indirectly lend or invest in other person or entity identified in any manner whatsoever or in any behalf of the company। कंपनी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं अल्टीमेट बेनिफिशियरी, और प्रोवाइड गारंटी, सिक्योरिटी और लाइक बेनिफिट ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। चलो जी, तो आप कहोगे सर ये लैंग्वेज तो बहुत खतरनाक है, बिल्कुल सही है, लैंग्वेज पे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आपको मैं सीधा बता देता हूँ बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने जो नोट्स टू अकाउंट्स पे डिस्क्लोज किया उसके अलावा कहीं पर भी कोई पैसा किसी को भी, किसी एंटिटी को या किसी पर्सन को न तो एडवांस दिया, न लोन दिया, न इन्वेस्ट किया, वहां पे कहीं पर भी नहीं किया, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि कंपनी खुद नहीं करे लेकिन अपने इंटरमीडिएटरीज के थ्रू कर दे, इंटरमीडिएटरीज के थ्रू थर्ड पर्सन को लोन दे दिया या इन्वेस्टमेंट कर दिया या गारंटी दे दी या सिक्योरिटी दे दी, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिलेगा, इस कंपनी को ही मिल रहा है ना, तो इसी कंपनी को हमने नाम दिया अल्टीमेट बेनिफिशियरी, वही कंपनी। तो ऐसा तो कंपनी ने नहीं किया, इस बारे में बोर्ड का अपने को डिक्लेरेशन या बोर्ड का अपने को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। ये ऑडिटर की ड्यूटीज के अंदर कवर कर दिया, समझे आप लोग बात को, है ना। तो डायरेक्टली तो कर ही रहे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इनडायरेक्टली उन्होंने इंटरमीडिएटरीज के थ्रू किसी पर्सन को या किसी और को आगे इन्वेस्टमेंट पे या लोन के थ्रू या एडवांस के थ्रू या गारंटी या सिक्योरिटी तो नहीं दे दिया। ये चीज यहाँ पे अपने को चेक करना पड़ेगा, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट तो कंपनी को मिलने वाला है, इसलिए कंपनी को अपने नाम दे दिया अल्टीमेट बेनिफिशियरी। और अगला पॉइंट बच्चों उसी का उल्टा, कहीं किसी से ले तो नहीं लिया, कहीं ये कंपनी खुद तो इंटरमीडिएटरी नहीं बन गई कि यहाँ पे किसी एंटिटी से लिया और यहाँ आगे किसी और पर्सन को दे दिया, इस बार ले करके किसी को आगे तो नहीं दे दिया। Whether the management has represented that to the best of their knowledge and belief other than disclose in the notes to accounts। जो आपने डिस्क्लोज कर दिया वो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो डिस्क्लोज हो गया, लेकिन उसके अलावा कहीं कुछ घपला तो नहीं है। नो फंड्स हैव बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। बच्चों सुनना, ये हमारी कंपनी, इस कंपनी को फंड रिसीव हो रहे हैं, किससे रिसीव हो रहे हैं, किसी और एंटिटी से या फॉरेन एंटिटी से या फंडिंग पार्टी से, जिसका इन्होंने क्या किया है, that the company shall directly or indirectly lend or invest in other person or entity। बराबर से कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चे लोग, और इस बार ये फंडिंग करने वाली पार्टी बेनिफिशियरी है, कहीं कंपनी ने ऐसा तो नहीं किया कि किसी और पर्सन या फॉरेन फंड को लिया और वो लेकर के आगे किसी पर्सन के पास में उधार पे दे दिया या इन्वेस्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, जिसका अल्टीमेट फायदा उस फंडिंग कंपनी को मिल जाए, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं कर दिया। ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन सच ऑडिट प्रोसीजर दैट द ऑडिटर हैज कंसीडर्ड रीजनेबल एंड एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस, नथिंग हैज कम टू इन देयर नोटिस हैज बीन कॉज्ड। वही लिख रहा है कि भाई हमने ये ऑडिट पढ़ने वाले इस लाइन को जानेंगे कि हमने अपने सारे ऑडिट प्रोसीजर लगा दिए हैं और हम इस बात से सेटिस्फाई हैं कि फर्स्ट या सेकंड जो ऊपर लिखे गए हैं उनसे रिलेटेड कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। जो कुछ है मैनेजमेंट ने अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया, हमने चेक कर लिया, सब कुछ सही है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो बच्चों को पहले पॉइंट में क्या समझाया, कहीं इस कंपनी ने
कुछ इंटरमीडिएटरीज के थ्रू अपने कुछ इन्वेस्टमेंट या पैसा या उधार अदर पर्सन को तो नहीं दे दिया, डायरेक्टली देने की जगह कंपनी ने इनको दिया, इन्होंने आगे दिया, तो अल्टीमेट बेनिफिशियरीज में कंपनी रही। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इस चीज को हम लोग, इससे मैनिपुलेशन वगैरह बढ़ता है, ये नहीं होना चाहिए। सेकंड पोर्शन में क्या हुआ है बच्चों, सेकंड पोर्शन में उल्टा हुआ। यहाँ पे कोई फंडिंग कंपनियां हैं, उन फंडिंग कंपनियों से कंपनी ने पैसा लिया, मतलब इस बार कंपनी इंटरमीडिएटरी बन गई है और ये पैसा इनसे लेकर के कंपनी ने कोई अदर पर्सन को दिया है। ठीक है सर, इसमें कंपनी को क्या फायदा हो रहा होगा? हो सकता है कंपनी को कोई कमीशन इसमें मिल रहा हो, तो किसी और से पैसा लिया, हो सकता है बेनामी पैसा होता है ना, अपने हवाला वाला का पैसा हो, वो लेकर के कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया हो जिसका अल्टीमेट फायदा इन कंपनीज को मिल रहा हो। ऐसा भी कंपनी को नहीं करना चाहिए, ये चीज अपने को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ज्यादा कोई इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चे लोगों, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, फिर से कह देता हूँ, बट एक बार नॉलेज के लिए आप इसको देख करके जा सकते हो। और थर्ड पॉइंट में ऑडिटर ये डिक्लेरेशन दे रहा है कि हमने सारी चीजें, सारे ऑडिट प्रोसीजर लगा दिए और हमारे हिसाब से यहाँ पे कहीं कोई किसी तरह की प्रॉब्लम इसमें नहीं है, सब कुछ सही है, हम बिलीव कर सकते हैं उसके ऊपर, ट्रू एंड फेयर व्यू जा रहा है, ये अपने को ध्यान रखना है। खत्म। तो बहुत सारे प्रोविजंस है, जैसा मैंने आपको कहा था, तो बहुत ध्यान से, आराम से नोट्स को सामने रख करके ढंग से इसको पढ़ना। जहां कहीं डाउट आता है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास में नहीं है, बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा। यहाँ पे अभी डिटेल्स के अंदर भी आपको मैं फर्स्ट पार्ट का लिंक भी शेयर कर दूंगा और साथ में मेरे नंबर भी डाल दूंगा, तो आप बिल्कुल आराम से कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चे लोगों, तो अच्छे से तैयार करिएगा, फिर आपसे मुलाकात होती है आरटीपी के साथ में। बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िएगा।